ओके, तो सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है ऑफ रिवीजन सीरीज़। एक तो आप लोगों को बता दूं, आज टेस्ट है आप लोगों का, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, बट नया चैप्टर शुरू करने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि लास्ट जो चैप्टर था मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इसमें किस किस को क्या क्या डाउट्स हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कोई डाउट्स, क्वेश्चन ट्राई किए? नहीं किए? डाउट्स नहीं है किसी को? कोई डाउट? ऐसा कैसे हो सकता है? या तो तुमने क्वेश्चन ट्राई नहीं किया। डाउट होने नहीं चाहिए ऐसे, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए कि डाउट ना हो, एक आध तो कुछ तो होता। अज्यूमिंग कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही छात्र दिमाग के हो। अरिथमेटिक मीन की सिक्स्थ प्रॉपर्टी, देखो अरिथमेटिक मीन की सिक्स्थ प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आप सभी ऑब्जर्वेशंस को माइनस करो उनके अरिथमेटिक मीन से, और उन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दो इग्नोरिंग देयर प्लस माइनस साइन, तो जो इसका आंसर आता है वो मिनिमम होता है। देखो यहाँ पे लिखा है सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस। अब एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब क्या होता है? कि ये जो डिफरेंसेस आएंगे इनको इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन ऐड करना है, ठीक है ना। ये जितने भी डेविएशंस आएंगे आपको इनको इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन ऐड करना है, इसका मतलब होता है सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस। यहाँ बीच में ये प्रॉपर्टी बोलती है डेविएशन। डेविएशन मतलब क्या होता है? क्या बोलते हैं? सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। डेविएशन मतलब होता क्या है? व्हाट डू मीन बाय टर्म डेविएशन? डेविएशन मतलब होता है अगर आप दो चीज़ों का डिफरेंस देखो, उस डिफरेंस से बना है डेविएशन। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि भाई सम ऑफ डेविएशंस, यानी कि आपको ऐड करना है सभी डेविएशंस को। डेविएशंस मतलब कि आपको x में कुछ माइनस करना है। अब आगे बोलते हैं डेविएशंस टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, यानी कि ऑब्जर्वेशन और अरिथमेटिक मीन का अगर डिफरेंसेस लिए जाएं और उनके प्लस माइनस साइन इग्नोर करके उन सारे डिफरेंसेस को ऐड किया जाए तो जो आंसर होगा वो मिनिमम होगा। अब क्योंकि यहाँ पे वर्ड डेविएशन लिखा है इसलिए हमें यहाँ पे माइनस ही लगाना पड़ता है, क्योंकि डेविएशन मतलब ही डिफरेंस होता है। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? हाँ जी। तो ये दो आपको क्लियर हैं, फिर मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये दो चैप्टर्स क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को क्योंकि पूछ नहीं रहे, ठीक है ना। अब आज फिर हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं इसका नाम रहेगा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये 3 चैप्टर्स आप कर लेते हो स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है ना, तो आपका ऑलमोस्ट 50% स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। और ये चैप्टर इजी है, मुश्किल नहीं है। देखो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इजी चैप्टर, मेजर ऑफ डिस्पर्शन इजी चैप्टर, और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा अगेन एक इजी चैप्टर है। तो ये इजी चैप्टर अगर आपको 50 मार्क्स दिला रहे हैं तो भाई इनको अच्छे से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि देखो एग्जाम में कुछ ही चैप्टर्स होते हैं जो आपको अच्छे नंबर दिलाते हैं, पास कराते हैं। अब उसके अंदर एक तो हो गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स के पहले 3 चैप्टर, और एक हो गया आपका लॉजिकल रीजनिंग। अगर आप सिर्फ इतना पोर्शन कर लेते हो ना तो आपका मोर देन 55% के आसपास सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि देखो 20 नंबर का ये हो गया, 20 नंबर का लॉजिकल रीजनिंग हो गया, और 15 नंबर के आसपास का आपका TVM हो गया। तो दिस इज 55% ऑफ योर होल वेटेज। तो अगर आप इसी पार्ट को बहुत अच्छे से कर लो तो आपको कहीं ना कहीं ये पास भी कराएगा और अच्छे नंबर भी दिलाएगा। अब ऐसा तो है नहीं आपको सिर्फ यही पढ़ के जाना है, पढ़ के तो आप सब जाओगे और भी जगह आपके नंबर आएंगे, बट ये एरिया वो है जो आपको ज़्यादा नंबर दिलाएगा, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से करना है। तो आज हम शुरू करेंगे विथ फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा निहायती थ्योरी चैप्टर है, ठीक है ना। इसके अंदर थ्योरी भरी पड़ी है और हम लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से किया हुआ है वैसे तो पहले, बट मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा ये जो चैप्टर है इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, 4 पार्ट्स में। याद है आपको पहला पार्ट क्या था?
पहला पार्ट था बेसिक्स, फिर दूसरा पार्ट क्या था, डेटा, तीसरा पार्ट क्या था, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और आखिरी पार्ट क्या था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बताओ जी बेसिक्स के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। एक तो हमने हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में हल्का फुल्का जाना, ठीक है ना, डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है ना, कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, और क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे, और क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सीरीज देखी थी हम लोगों ने, कितने टाइप की होती हैं, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव होती हैं, कॉन्टिन्यूस में 2 टाइप की होती हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी, ठीक है ना। अगर आपको ये लिखने हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हो मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हो मीनिंग, एप्लीकेशन, मीनिंग हो गया, एप्लीकेशन हो गया, फिर स्टैटिस्टिक्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, लिमिटेशंस हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस। फिर हमने डेटा वाले पार्ट में क्या देखा था बताइए, टाइप्स ऑफ डेटा, वेरी गुड, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, और वेरी गुड, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। अच्छा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि भाई मेजरली 2 टाइप की प्रेजेंटेशन, 4 टाइप की प्रेजेंटेशंस होती हैं, ठीक है ना। पहली कौन सी होती है, टेक्सचुअल, फिर कौन सी होती है, टैबुलर, फिर कौन सी होती है, डायग्रामेटिक, फिर कौन सी होती है, ग्राफिकल। डायग्रामेटिक में बताओ कौन कौन से थे, बार डायग्राम, पाई चार्ट और लाइन डायग्राम। और ग्राफिकल में क्या क्या था, पाई चार्ट तो डायग्रामेटिक में हो गया, ग्राफिकल में क्या था, हिस्टोग्राम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव जैसे हम बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर, ठीक है ना। अब मुझे बताइए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या था, इसके अंदर सारा फ्रीक्वेंसी के बारे में बातें चल रही थी। तो देखा जाए तो ये चैप्टर, अगर देखा जाए ये चैप्टर 99% तो थियोरेटिकल है, 1% प्रैक्टिकल है, और जो 1% प्रैक्टिकल पोर्शन है वो आपका इसी पार्ट के अंदर आ जाता है। जब हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पढ़ते हैं, याद है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, वो 2 चीज़ें थी जो प्रैक्टिकल थी, बाकी सब इसके अंदर थ्योरी है। तो आइए जी शुरू करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर को कवर कर ले। वैसे तो चैप्टर 3 क्लासेस लेता है नॉर्मली, बट आज हम क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी ब्रीफ ले करके हम आगे बढ़ें। तो बात करते हैं अगर मीनिंग की, तो स्टैटिस्टिक्स का जो मीनिंग है वो दो तरीके से डिफाइंड है स्टैटिस्टिक्स, एक प्लूरल सेंस में और एक सिंगुलर सेंस में। अगर मैं बात करूं कि स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन ऑफ डेटा है, कलेक्शन ऑफ डेटा, तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स व्हेन डिफाइंड इन प्लूरल सेंस। जब स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में डिफाइन किया जाए तो इट रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ डेटा, इट रेफर्स टू द डेटा। और जब हम बात करते हैं, जैसे आप लोगों ने अभी वो पढ़ा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, अरिथमेटिक मीन मीडियन मोड निकालना सीखा, अपना स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना सीखा, रेंज निकालना सीखा, तो वो भी स्टैटिस्टिक्स ही तो है। तो ये वाला जो पार्ट है स्टैटिस्टिक, जो साइंटिफिक मेथड्स आप पढ़ते हो, अलग अलग मेथड्स पढ़ते हो अलग अलग वैल्यूज़ निकालने के लिए, ये हो जाता है स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। तो स्टैटिस्टिक्स 2 तरीके से डिफाइंड है, एक प्लूरल सेंस में, एक सिंगुलर सेंस में। जब हम डेटा की बात करें तो हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन प्लूरल सेंस। जब हम साइंटिफिक मेथड्स की बात करें तो हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन सिंगुलर सेंस। ये इंपॉर्टेंट है। फिर एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हमने देखा कि भाई स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन हर जगह होती है, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ ना करे। बेसिकली अगर आप कोई भी चीज़ करते हो, आप कोई स्टार्टअप भी खोलते हो, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, कुछ एनालिसिस करते हो, आप कुछ डेटा को एनालाइज करके देखते हो कि भाई मुझे क्या करना चाहिए।
अगर आपको एक कोई रेस्टोरेंट खोलना है तो उस रेस्टोरेंट के लिए भी आप लोकेशन ढूंढोगे, तो लोकेशन के लिए भी आप क्या करोगे, स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करोगे कि भाई जिस लोकेशन में मैं रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, यहाँ पे कितने अपार्टमेंट्स से कितने लोग रहते हैं, कितनी यंग जनरेशन रहती है, कितने बुजुर्ग लोग रहते हैं, क्योंकि आप रेस्टोरेंट खेल रहे हो जिसमें स्नैक्स होंगे तो यंग जनरेशन अगर फतेह रहती है तो चलेगा भाई। बट अगर आप ऐसे कोई एरिया में खोल रहे हो जहाँ पे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स का एरिया है तो वहाँ पर उसके चांसेस कम है चलने के। तो आपने क्या किया, अपने डेटा को एनालाइज करके एक डिसीजन लिया, इसको भी स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स आप हर जगह यूज़ करते हो। तो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ इकोनॉमिक्स में भी होता है, बिजनेस मैनेजमेंट में भी होता है। जब अगर हमें बिजनेस को मैनेज करना है, हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, करें ना करें, इसके लिए भी पूरा स्टैटिस्टिक्स यूज़ होगा बताने के लिए, ठीक है ना। और स्टैटिस्टिक्स का यूज़ अलग अलग कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भी किया जाता है, यानी इन शॉर्ट स्टैटिस्टिक्स का यूज़ हर जगह किया जाता है। फिर स्टैटिस्टिक्स को अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे कि लैटिन लैंग्वेज में स्टेटस बोलते हैं, इटालियन के अंदर स्टैटिस्टा बोलते हैं, फ्रेंच के अंदर स्टैटिस्टिक एंड जर्मन के अंदर स्टैटिस्टिक, ठीक है ना। ये पहले एग्ज़ाम में पूछे जाते थे कभी कभी, बट मुझे लगता है कि अब ये एग्ज़ाम के लिए इतने रेलेवेंट नहीं है, ठीक है ना। अब इतने रेलेवेंट नहीं लगते मुझे एग्ज़ाम के लिए ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट, बाकी सब रेलेवेंट है, बाकी कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। जो भी हमने पढ़ा इनके भी MCQs बन जाते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन ऑप्शन ए इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी बिजनेस मैनेजमेंट, ऑप्शन सी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपको ऑल ऑफ दीज पर टिक करना है, इसके भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है ना। कि स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन ऑप्शन ए प्लूरल सेंस, ऑप्शन बी सिंगुलर सेंस, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज, या इस तरीके से। तो आपको किस पे टिक करके आना है, बोथ ऑफ दीज पे टिक करके आना है। इसमें और भी क्वेश्चन बन जाता है, व्हेन वी आर डीलिंग विथ डेटा देन स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन, 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको किस पर टिक करके आना है, प्लूरल नाउन या प्लूरल सेंस पर टिक करके आना है, ठीक है। अगर हम डेटा से डील कर रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्लूरल सेंस में डिफाइंड है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। अब यहाँ पे बात कर किसकी कर रहे हैं, डेटा की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, प्लूरल सेंस, ठीक है ना। जब भी हम डेटा की बात करें स्टैटिस्टिक्स में तो वो प्लूरल सेंस में डिफाइंड है। अगर सिर्फ इतना पूछा जाता है स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस, आइदर ए और बी और बोथ ए एंड बी, तो हम डी पे टिक कराते हैं। अगर न्यूमेरिकल डेटा वर्ड नहीं लिखा होता इस क्वेश्चन के अंदर तो, ठीक है ना। तो इतने से भी फर्क पड़ जाता है। चलो आगे बढ़े। फिर आता है स्टैटिस्टिक्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहली बात तो अगर लेट से मैंने टेस्ट लिया, आज टेस्ट है, और अब जी मुझसे पूछते हैं कि मैथ्स के क्लास में बच्चे कैसा एवरेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब लेट से एक ही बच्चा टेस्ट देने आया था और कोई आया ही नहीं, तो क्या मैं उसके मार्क्स बता करके उनको ये बोल दूँ कि मेरी क्लास की एवरेज परफॉर्मेंस है, गलत हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स जब भी आपको किसी भी चीज़ में आपको कोई भी साइंटिफिक मेथड लगाना है, कोई भी मीन मीडियन मोड कुछ भी निकालना है, तो आपके पास एक सिंगल वेरिएबल अवेलेबल नहीं होना चाहिए, आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स होने चाहिए। यानी क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, बहुत सारे फैक्ट्स का एक एग्रीगेट है, ये नहीं कि एक सिंगल वैल्यू को आप स्टैटिस्टिक्स बोल दो। अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय लार्ज नंबर ऑफ कॉसेज। अब देखो अगर टेस्ट मुश्किल था तो आप लोगों का स्कोर थोड़ा कम हो जाएगा, जो एवरेज स्कोर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगर टेस्ट इजी था तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा, आपका एवरेज स्कोर बढ़ जाएगा। यानी जो एवरेज है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न हो सकता है कि भाई जिस दिन टेस्ट था उस दिन सारे समझदार बच्चे टेस्ट देने हैं, एक दिन टेस्ट था तो सारे बुद्धू बच्चे टेस्ट देने हैं, एक दिन टेस्ट था इजी आ गया, एक दिन मुश्किल आ गया, एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, आप लोग आते आते थक गए, भीग गए, अच्छे से टेस्ट नहीं दे पाए। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका स्टैटिस्टिक्स का जो मेजर है, जो आंसर है वो चेंज हो सकता है। जो आप एक आंसर मीन निकाल रहे हो, अरिथमेटिक में निकाल रहे हो, चेंज हो सकता है, बट वो एक मार्क्ड एक्सटेंट तक चेंज होता है। ऐसा नहीं कि वो बहुत ह्यूज चेंज हो जाएगा। जहाँ एवरेज स्कोर 18 आना था वहाँ हो सकता है 15 या 16 आ जाए, जहाँ 18 आना था हो सकता है 22 या 23 आ जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता कि एवरेज स्कोर जहाँ 18 आना था वहाँ पे 2 आ गया या 3 आ गया। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यानी एक मार्क्ड एक्सटेंट तक बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट एक मार्क्ड एक्सटेंट तक ही होती है, ठीक है ना। अनलिमिटेड एक्सटेंट तक ये इफेक्ट नहीं होती। एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करनी है, कोई भी डेटा आपको अगर इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप हमेशा उसको नंबर्स में एक्सप्रेस करके देते हैं। रीजनेबल परसेंटेज ऑफ एश्योरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स आपको कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता,
हमेशा हमेशा क्या देते हैं, एक रीजनेबल परसेंटेज ऑफ एश्योरेंस देता है। फॉर एग्जांपल आज मैच है, लेट से किसका है मुझे नहीं पता, बट आज शाम को आईपीएल है। अब मैंने क्या किया, मैंने पास्ट डेटा देखा कि भाई पास्ट डेटा के बेसिस पे कौन सी टीम आज आईपीएल जीत सकती है, मैंने निकाल लिया। अब लेट से आज जो आईपीएल है उसमें एक टीम है जो पिछले 13 में से 10 मैचेस जीती है और एक टीम है जो पिछले 13 में से 2 मैचेस जीती है। तो इस बेसिस पर तो हर कोई क्या बोलेगा कि जो 13 मैचेस में से 10 मैचेस जीती है वो जीतेगी, उसमें प्लेयर्स अच्छे हैं, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके आप एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो, बट क्या ज़रूरी है कि वही टीम आज जीते? नहीं, हो सकता है कि भाई जो वीकर टीम है वो जीत जाए आज, ठीक है ना। तो आपको हमेशा एक रीजनेबल परसेंटेज ऑफ एश्योरेंस मिलता है, हमेशा एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलता। आपको 100% सही इन्फॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स कभी नहीं देता, बट जो हो सकता है, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, वो आपको ज़रूर बताता है। सिस्टमैटिक मैनर एंड प्री डिफाइंड पर्पस। तो जब भी आप स्टैटिस्टिक्स में डेटा से डील करते हो, तो आप जब डेटा कलेक्ट करते हो तो आपके पास एक प्री डिफाइंड पर्पस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास पर्पस होना चाहिए कि मुझे नोएडा में लोगों की एवरेज इनकम कितनी है या एवरेज वेट कितना है ये निकालना है, तो मैं उसी हिसाब से लोगों से डेटा कलेक्ट करूंगा। अब लेट से मैंने एक फॉर्म दे दिया आप सभी लोगों को, मैंने बोला भरो इसको, उसके अंदर आपको ईमेल आईडी भरना था, फ़ोन नंबर भरना था, 11th-12th के मार्क्स मैंने उसमें पूछ लिया आपसे, ठीक है ना, आपकी हाइट आपका वेट पूछ लिया, बट मैंने आप लोगों के पेरेंट्स की इनकम नहीं उसमें पूछी, पेरेंट्स इनकम नहीं डाला मैंने। और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे नोएडा में अपने स्टूडेंट्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके घर की मंथली एवरेज इनकम पता लगानी है, तो क्या मैं वो डेटा वो फिगर निकाल सकता हूँ उस इन्फॉर्मेशन से? नहीं, मैंने पूछा ही नहीं था भाई पहले। तो स्टैटिस्टिक्स जब भी आप पढ़ते हो, जब भी आप कोई डेटा कलेक्ट करते हो, तो आपके पास एक प्री डिफाइंड पर्पस होना चाहिए कि भाई ये पर्पस और पर्पस से मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, और जो भी चीज़ें करो सिस्टमैटिकली करो। अब लेट से मुझे एवरेज वेट पता लगाना था, अब मेरे पास जो डेटा था उस डेटा के अंदर इंसानों का भी वेट पड़ा हुआ है, डला हुआ है, जानवरों का भी वेट है, मशीन्स का भी वेट है, पेड़ पौधों का भी वेट है, सबका वेट उसके अंदर लिखा हुआ है एक शीट के अंदर, जिसमें 1-2 लाख लोगों का डेटा, 1-2 लाख ऑब्जेक्ट्स का डेटा है, जिसके अंदर पर्सन्स भी इंक्लूडेड हैं और अदर देन पर्सन्स भी लोग इंक्लूडेड हैं, और मुझे एवरेज वेट पता लगाना है। तो ये कोई डेटा सिस्टमैटिकली रिकॉर्डेड है क्या? नहीं। क्या इस डेटा से मैं कोई एवरेज वेट पर पहुंच सकता हूँ? नहीं। अगर मुझे एवरेज वेट पता लगाना है तो उसमें मैं क्या कंसिडर करूँगा? इंसानों का वेट या तो एवरेज, या जानवरों का, या पेड़ पौधों का। अब हर एक का वेट उसमें ऐड करके मैं एवरेज निकालता हूँ, ये एवरेज कोई मुझे आंसर दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। ऐसा ही तो भाई ये बिल्डिंग का भी वेट डाल देते उसमें, ठीक है ना, अर्थ का भी वेट डाल देते उसमें, लो जी आ गया एवरेज, ठीक है ना। तो आपके पास एक सिस्टमैटिक तरीके से हर एक चीज़ रिकॉर्डेड होनी चाहिए, सिस्टमैटिक तरीके से आपको सारे काम करने हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लिमिटेशंस क्या है स्टैटिस्टिक्स के? अगेन वही, इट इग्नोर्स द क्वालिटी एस्पेक्ट, ठीक है ना। अब लेट से स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर मुझे एक प्लेयर चूज़ करना था, ठीक है ना, एक प्लेयर चूज़ करना था। आज मैं एक टीम बना रहा हूँ, अपने आईपीएल की टीम बना रहा हूँ, उसमें एक प्लेयर मुझे चूज़ करना है बिटवीन 2 प्लेयर्स। अब एक प्लेयर ने मैचेस खेले हैं 2 या 3, बट उस 2-3 मैचेस में वो अच्छा खेला है, और एक प्लेयर ने मैचेस खेले हैं खूब सारे, और वो कुछ मैचेस में अच्छा खेला है, कुछ मैचेस में एवरेज खेला है, ठीक है ना। अब जब मैंने डेटा देखा तो मैंने डेटा में ये देखा कि जो स्ट्राइक रेट है, जिस बंदे ने 2 या 3 मैचेस खेले हैं उसका ज़्यादा है, और जिस बंदे ने 100-200 मैचेस खेले हैं उसका कम है। और ऐसा होता भी है, ठीक है ना, जिसने 2-3 मैचेस खेले उसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा ही होगा, क्योंकि उसने 2-3 मैचेस में अगर अच्छा रन बना भी दिया तो स्ट्राइक रेट ऑब्वियस सी बात है अच्छा आ जाएगा। बट जब मैं इस नंबर को देखता हूँ तो मुझे क्या लगता है कि भाई जो उस बंदे ने 2-3 मैचेस खेले उसको लो, बट क्वालिटी एस्पेक्ट इसमें इग्नोर हो रहा है। क्वालिटी एस्पेक्ट क्या है कि भाई एक्सपीरियंस भी तो मैटर करता है, बट एक्सपीरियंस जैसी चीज़ स्टैटिस्टिक्स तो कंसिडर नहीं करती ना भाई। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो जो क्वालिटी एस्पेक्ट होता है वो स्टैटिस्टिक्स इग्नोर करते हैं, वो सिर्फ नंबर पे खेलते हैं कि भाई ये नंबर अच्छा है तो ये बढ़िया है, ये चीज़ बढ़िया है, बट उसके पीछे और भी चीज़ें हो सकती हैं, चीज़ों की क्वालिटी हो सकती है। अब जैसे कि ऐसा समझ लो, हम लोग जब फ़ोन खरीदते हैं तो कुछ लोग तो होते हैं जो भाई देखते हैं कि भाई मुझे कम से कम प्राइस में टॉप नॉच वो मिल जाए, स्पेसिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मुझे कोई क्वालिटी फ़ोन मिल जाए, चाहे सारी चीज़ें एवरेज हों। अब जैसे आईफोन से क्वालिटी फ़ोन्स होते हैं, उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बोल सकते एकदम ही एक्सट्रीम लेवल पर है। अगर उसकी चार्जिंग स्पीड देखो वो एक एवरेज स्पीड होती है और फ़ोन्स की ज़्यादा होती है, उसकी स्क्रीन क्वालिटी देखो वो भी डिसेंट होती है, बट उससे अच्छी सैमसंग के फ़ोन्स की आती है, ठीक है ना। अगर उसमें रैम देखो तो सैमसंग के फ़ोन्स में उससे ज़्यादा रैम मिल जाती है, बल्कि और भी OnePlus के फ़ोन्स में रैम ज़्यादा मिल जाती है। तो एप्पल के प्रोडक्ट हर चीज़ में टॉप नॉच नहीं होते हैं, बट डिसेंट होते हैं। तो अब अगर मैं स्टैटिस्टिक्स यूज़ करके, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स यूज़ करके कोई फ़ोन खरीदने जाऊँ तो स्टैटिस्टिक्स क्या बोलते हैं? इट डील्स विद डेटा, नंबर्स। अब नंबर के मामले में तो हर चीज़ में, लेट से OnePlus का फ़ोन आ गया भाई, रैम इसमें ज़्यादा, इंटरनल स्टोरेज इसमें ज़्यादा, कैमरा इसका ज़्यादा मेगापिक्सल का, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे मैं क्या डिसीजन लूँगा कि भाई OnePlus का फ़ोन ले लो, बट स्टैटिस्टिक्स के उस क्वालिटी को कंसिडर कर रहा है जो आईफोन देता है,
कि भाई बहुत लंबा चलेगा, ठीक है ना, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, ब्रांड वैल्यू, ये सब चीज़ें ये कंसिडर नहीं करता। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन है। नो इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल डेटा, एक सिंगल डेटा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है ना। जैसे समुद्र में एक बूंद की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, ऐसे ही इतने ह्यूज डेटा से स्टैटिस्टिक्स डील करता। अगर एक ही बच्चे के नंबर मुझे दे दिए जाए और बोला जाए इससे कुछ डेटा निकाल के दिखाओ, इससे कोई इन्फॉर्मेशन निकालो, तो मैं नहीं निकाल सकता किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन। इट डज नॉट रिवील रियल स्टोरी, ये यहाँ पर भी लिख दिया था कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि भाई आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस देता है, आपको रियल स्टोरी कभी रिवील नहीं कर सकता है कि भाई ऐसा होने वाला है, ये नहीं बता सकता। ऐसा हो सकता है ये ज़रूर बता सकता है, ठीक है ना। होने वाला है और हो सकता है में फ़र्क है, वही फ़र्क स्टैटिस्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक और लिमिटेशन बन जाता है कि हो सकता है बता सकता है, बट होने वाला है ये नहीं बता सकता स्टैटिस्टिक्स। डेटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस, ये मैंने आपको अगेन ऊपर बता देता सिस्टमैटिक मैनर समझाते वक्त कि आपका डेटा होमोजीनियस होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर आपके पास डेटा पहली बात तो लेट से केजीज में है, तो सारा डेटा केजी में हो, कुछ का केजी में है, कुछ का पाउंड्स में, कुछ का ग्राम्स में है, कुछ का मिलीग्राम्स में है, तो डेटा किसी काम का नहीं है। या तो पहले उसे कन्वर्ट करो, ठीक है ना, सारा का सारा इन केजीज, तो फिर आप उसको यूज़ करो। वरना अगर ऐसा डेटा आप यूज़ करना चाहते हो किसी काम का नहीं, उससे आप कोई एक पर्टिकुलर एक अच्छी बढ़िया एवरेज नहीं निकाल सकते, कुछ भी नहीं निकाल सकते, कोई इन्फॉर्मेशन उससे डिराइव नहीं होगी मीनिंगफुल। चलिए, तो ये तो हो गई हमारी बात अबाउट बेसिक्स। तो हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट इस चैप्टर का, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं डेटा के ऊपर। डेटा जो होता है, ठीक है ना, ये दो टाइप का होता है, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। ये जो आपका नंबर है, जो नंबर है, अब डेटा को आप क्लासिफाई अलग अलग तरीके से कर सकते हो। यानी डेटा को बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप उसको प्रेजेंट करने जाओ, अगर आप उसको टेबल फॉर्म में बना रहे हो, और या तो देखो डेटा को इंडिविजुअली लिख सकते हो तो इंडिविजुअल सीरीज बन जाता है, ठीक है ना। और अगर 5 नंबर 5 बच्चों के हैं तो x लिखा 5, उसके आगे फ्रीक्वेंसी लिख दी 5। 5 नंबर 10 बच्चों का है तो x के आगे लिखा 5 और फ्रीक्वेंसी लिख दिया 10। ये हो जाता है डिस्क्रीट डेटा। और हम क्या कर सकते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से भी डेटा को लिख कर दिखा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। हम उसकी बात नहीं कर रहे अभी, हम बात करें जो x होता है, जो वैल्यू है डेटा की, जो वैल्यू है, वेट हो गया, जैसे कि नंबर हो गए बच्चों के, ये कितने टाइप के हो सकते हैं। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। अगर तो डेटा ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ले सकता है, तो कभी भी नॉन इंटीजर वैल्यू ले ही नहीं सकता, तो उस डेटा को हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएट, डिस्क्रीट डेटा, ठीक है ना। वेरिएट होता क्या है, वेरिएट इज बेसिकली दैट वैल्यू, वेट। अगर आपका वेट 62 kg है तो दैट 62 kg इज वेरिएट, ठीक है ना। और अगर डेटा आपका इंटीजर एज वेल एज नॉन इंटीजर दोनों वैल्यूज ले सकता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस डेटा। फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ अ पर्सन, बताओ डिस्क्रीट डेटा है कॉन्टिन्यूस डेटा है? कॉन्टिन्यूस, क्योंकि वेट डेसिमल में भी हो सकता है, किसी का वेट 74.2 kg भी तो हो सकता है भाई, ठीक है ना। इसी तरीके से मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन सीए एग्जाम, बताओ डिस्क्रीट डेटा है कॉन्टिन्यूस डेटा है? डिस्क्रीट डेटा है। क्यों? क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट कभी भी डेसिमल में मार्क्स देता ही नहीं है। आप कभी भी चेक करना, किसी भी मार्कशीट चेक करना, चाहे फाउंडेशन की हो, चाहे इंटरमीडिएट लेवल की हो, चाहे फाइनल लेवल की हो, आपको किसी भी बच्चे के मार्क्स डेसिमल में नहीं दिखेंगे। वो हमेशा क्या करता है, मार्क्स को राउंड ऑफ कर देता है, ठीक है ना। क्या करते हैं, मार्क्स को राउंड ऑफ कर देता है। क्लियर है? तो ये हो जाता है आपका क्या, मार्क्स हो गए डिस्क्रीट डेटा। इसी तरीके से नंबर ऑफ पेटल्स इन अ फ्लावर, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट ऑन अ रोड इन अ सिंगल डे, ये सब क्या है, डिस्क्रीट डेटा है। क्योंकि ये जो डेटा है कभी भी डेसिमल्स में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है ना। बट जो चीज़ डेसिमल में लिखी जा सकती है, आपकी हाइट, आपका वेट, ठीक है ना, ये सब क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूस डेटा हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ कंपनी क्या है, डिस्क्रीट है कॉन्टिन्यूस डेटा? कॉन्टिन्यूस, क्योंकि जब कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड करती है। डिविडेंड 1 रुपये 2 रुपये थोड़ी ना, 1.5 रुपये भी दे सकती है पर शेयर, 2.75 पर शेयर भी दे सकती है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू अ शेयर होल्डर, तो ये डिस्क्रीट डेटा है कॉन्टिन्यूस डेटा है? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू अ शेयर होल्डर, डिस्क्रीट, क्योंकि शेयर्स जो है वो डेसिमल में अलॉट नहीं किए जा सकते। या तो किसी को 2 मिलेंगे, किसी को 10 मिलेंगे, किसी को 1000 मिलेंगे, बट ऐसा नहीं हो सकता किसी कोई बोले मुझे 10.5 शेयर मिले, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो ये होता है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के बीच में फ़र्क। तो इसके अंदर यही चीज़ लिखी गई है। डेटा होता क्या है हम लोगों को पता है, डेटा 2 टाइप का है यहाँ पर, इसके हिसाब से 2 टाइप का है, क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वान्टिटेटिव क्या है, विच कैन बी क्वान्टिफाइड, जो नंबर्स हैं, दैट इज क्वान्टिटेटिव डेटा। इन क्वालिटेटिव क्या है, जो क्वालिटी हो गई, जैसे कि नेशनैलिटी ऑफ
ऑल ऑफ दीज पर्सन्स जो मेरे सामने मौजूद हैं। आपकी नेशनैलिटी अगर मैं लिखता हूँ, ये क्वालिटेटिव डेटा है क्वांटिटेटिव डेटा है? क्वालिटेटिव। इंडियन, अमेरिकन, जर्मन, ठीक है ना। रिलीजन आप लोगों के मैं लिखूँ क्या है? क्वालिटेटिव डेटा है, ठीक है ना। तो ये सारा डेटा जो नंबर्स में नहीं लिखा जाता, आप अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हो उस डेटा को लिखने के लिए, दैट इज़ क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव क्या है? जिसको लिखने के लिए आप नंबर्स का यूज़ करते हो। आपका वेट लिखना है, आपकी हाइट लिखना है, आपके मार्क्स लिखने हैं, आपके परसेंटेज लिखने ट्वेल्थ के, ये सब हो गया क्वांटिटेटिव डेटा। क्या स्टैटिस्टिक्स सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा से डील करता है? आंसर इज नो। अगर आपके पास कोई बोलता है कि भाई यूपी में 40% मुस्लिम्स हैं, ये कैसे पता चला होगा? लोगों से उनकी नेशनैलिटी पूछी गई होगी, या फिर रिलीजन पूछा गया, नेशनैलिटी नहीं रिलीजन पूछा गया होगा, उन्हें रिलीजन बताया होगा, उस रिलीजन के बेसिस पे तो डेटा हमें मिला। तो जो रिलीजन था क्या? क्वालिटेटिव डेटा था। बट स्टैटिस्टिक्स ने तो उससे भी डील किया ना भाई, बताने के लिए, एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो स्टैटिस्टिक्स कैन डील विथ क्वालिटेटिव डेटा एज वेल, बट टू द एक्सटेंट इट कैन बी क्वान्टिफाइड। उसको क्वान्टिफाई किया जा सके, उसको क्वान्टिफाई किया जा सके। जैसे कि अगर आप लोगों से मैंने पूछा आपकी रिलीजन क्या है, ठीक है ना, दो ने बोला सर हिंदू हैं, दो ने बोला सर मुस्लिम्स हैं, दो ने बोला सर क्रिश्चियंस हैं, दो ने बोला सर सिख हैं, ठीक है ना। तो अब हुआ क्या? मैंने बोला कि भाई ये दो दो जो नंबर हैं 2-2, ये क्या हो गया? क्वांटिफिकेशन हो गया इस डेटा का, कि भाई हर रिलीजन के दो लोग हैं। यानी मैं बोलूँगा कि मेरी क्लास में 25% बच्चे हर रिलीजन के हैं, 25% क्रिश्चियंस हैं, 25% मुस्लिम्स हैं, 25% हिंदूज हैं, 25% सिख हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। यानी इस क्वालिटेटिव डेटा को मैं क्वांटिफाई कर सकता हूँ, इसको मैं नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो जब तक ऐसा हो रहा है, स्टैटिस्टिक्स इस डेटा से डील कर सकती है। पर जहाँ ऐसा होने लगा कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कांट बी क्वांटिफाइड, तो फिर स्टैटिस्टिक्स पीछे हट जाएगा, ठीक है। जैसे लव एंड अफेक्शन, इट कांट बी क्वांटिफाइड। आप नहीं पता लगा सकते कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, या फिर जैसे आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नेबर ने बीजे हम बोलते होते हैं, अगर पूछते हैं भाई तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो उसका कोई आंसर होता है क्या? क्या बताएं? बहुत सारा, यही तो बोल सकते हैं। उसको स्केल नहीं है, उसका कोई स्केल नहीं है कि आउट ऑफ 100 बता दो, उसका कोई स्केल नहीं है। परसेंटेज में बताओ, केजीज में बताओ, ठीक है, मीटर में बताओ, उसका कोई स्केल नहीं है। तो उसको स्टैटिस्टिक्स से डील भी नहीं करता। बट अगर ये क्वांटिफाई हो पाए तो स्टैटिस्टिक्स से डील कर लेगा। अब इसको क्वांटिफिकेशन के लिए हो सकता है कोई मेजर बना दिया हम लोगों ने, कि भाई लोगों को एक फॉर्म दिया और उसमें पूछ लिया कि हाउ हैप्पी यू आर, ठीक है ना। किसी ने वेरी हैप्पी, किसी ने सुपर हैप्पी, किसी ने मॉडरेट हैप्पी, किसी ने सैड, ऐसे लिख दिया। तो उसके बेस में बोल सकता हूँ कि भाई मेरी क्लास में ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो हैप्पी कैटेगरी के हैं, 50% बच्चे हैप्पी हैं, 50% सैड हैं। उस चीज़ को फिर अगर क्वांटिफाई कर पाऊँ मैं तो स्टैटिस्टिक्स डील कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप देखो तो एक स्केल होता है, एक मेजर होता है कि भाई कौन सी कंट्री हैप्पीएस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। तो उसके अंदर मेरे ख्याल से आइसलैंड जो है वो नंबर 1 पे आता है। आइसलैंड जो है वो नंबर 1 पे है, आइसलैंड, ठीक है ना। अब ये भी एक स्टैटिस्टिक्स है कि भाई आइसलैंड के लोग दुनिया में सबसे हैप्पी लोग हैं। कैसे पता चला गया होगा? किसी कंपनी ने लोगों से पूछताछ करी होगी, उनसे फॉर्म्स भरवाए होंगे, उनसे डेटा लिया होगा कि आप अपनी कंट्री में कितने खुश हो, उन लोगों ने बताया होगा। तो सबसे ज़्यादा लोगों ने, जो आइसलैंड के लोगों ने सबसे ज़्यादा बोला होगा कि हम खुश हैं, तो उस बेसिस पर उनको बोल दिया कि भाई सबसे हैप्पी कंट्री है, ठीक है। तो अगर आप उस चीज़ को क्वांटिफाई कर पा रहे हो तो आप स्टैटिस्टिक्स से डील कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स उस चीज़ से डील कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकता। चलिए, तो वेरिएबल क्या होता है मैंने आपको बता दिया। वेरिएबल रेफर्स टू द क्वांटिटी विच कैन वेरी अमंग ऑब्जर्वेशंस। तो अगर आप सभी लोगों का वेट है मेरे पास अवेलेबल, तो दैट वेट इज वेरिएबल। इट इज नोन एज अ वेरिएट इन स्टैटिस्टिक्स। अ वेरिएट कैन बी डिस्क्रीट वेरिएट और अ कॉन्टिन्यूस वेरिएट। और जो वेरिएट है ये दो टाइप का हो सकता है, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस, मैंने आपको बता दिया। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट इज अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। अगर कोई भी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। द जेंडर ऑफ अ बेबी, द नेशनैलिटी ऑफ अ पर्सन, द कलर ऑफ अ फ्लावर आर एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये सारे क्या हैं? ये सारे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किसी का जेंडर, ठीक है ना, नंबर्स में लिखते हैं क्या? नहीं, मेल फीमेल लिखते हैं, ठीक है ना। नेशनैलिटी नंबर्स में लिखते हैं क्या? कलर ऑफ अ फ्लावर नंबर में लिखते हैं क्या? नहीं, ये सब कैसे लिखते हैं हम लोग? अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स में लिखते हैं। तो ये सारे क्या हैं? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो एक वेरिएट और एक एट्रीब्यूट में क्या फ़र्क हुआ? वेरिएट नंबर्स में एक्सप्रेस होता है और एट्रीब्यूट वर्ड्स में एक्सप्रेस होता है, ठीक है जी। तो बोल सकते हो कि वेरिएट और एट्रीब्यूट एग्जैक्टली अपोजिट चीज़ हो गई। टाइप्स ऑफ डेटा। अब देखो डेटा जो है ये दो टाइप का है। डेटा जो है अभी हमने पढ़ा वेरिएट दो टाइप का है, वेरिएट डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस होता है। अब हम पढ़ रहे हैं डेटा भी दो टाइप का होता है। एक होता है, देखो टाइप्स ऑफ डेटा में बात कर रहे हैं कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप का डेटा होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा।
अगर मैंने डेटा आप लोगों से कलेक्ट किया और उसको मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार यूज़ कर रहा हूँ उस डेटा को, वो डेटा पहली बार यूज़ हो रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, प्राइमरी डेटा। अब इस डेटा को मैंने यूज़ कर लिया और अब मुझसे कोई और पर्सन ये डेटा मांगता है कि भाई मेरी रिसर्च में भी डेटा चाहिए, मैंने उसको ये डेटा दे दिया। अब वो बंदा इस डेटा को यूज़ करके अपनी कोई कंक्लूजन बता रहा है, तो उस बंदे के लिए वो डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा, क्योंकि डेटा ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। तो डेटा अगर ज़िंदगी में पहली बार यूज़ हो रहा है तो उसको हम प्राइमरी डेटा बोलेंगे, और ऑलरेडी यूज्ड है और कोई और पर्सन उसको यूज़ कर रहा है तो उसको हम सेकेंडरी डेटा बोलेंगे। अब अगर हम लोगों को स्कूल में प्रोजेक्ट्स मिलते थे 12th क्लास में, तो हम क्या करते थे, गूगल पे जा करके इन्फॉर्मेशन ढूंढ कर प्रोजेक्ट्स बनाते थे। तो जो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हमने प्रोजेक्ट बना करके उसमें कोई कंक्लूजन निकाला, तो हमारा जो कंक्लूजन है वो क्या है, एक स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है जो हमने डेटा को एनालाइज करके निकाली है, कोई इन्फॉर्मेशन बताई है। बट इसका जो सोर्स ऑफ डेटा था वो क्या था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गूगल, जो मैंने गूगल से ढूंढ के वो डेटा सर्च किया। अब वो डेटा मेरे लिए प्राइमरी है या सेकेंडरी है? देखो, मैं उस डेटा को पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, बट वो डेटा पहली बार यूज़ नहीं हो रहा। बात समझा रहे आपको? तो आपको ये नहीं देखना कि आप उसको कितनी बार पहली बार यूज़ कर रहे हो कि नहीं, आपको ये देखना कि वो डेटा कितनी बार यूज़ हो चुका है। अगर वो डेटा पहली बार यूज़ हो रहा है तो वो प्राइमरी डेटा है। बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप ही ने उस डेटा को देख के रिपोर्ट बनाई हो। अगर आप बना सकते हो तो और भी तो लोग उस डेटा को देख के रिपोर्ट बना सकते होंगे ना। हो सकता है आपसे पहले वो बहुत लोग उस डेटा को देख करके रिपोर्ट बना चुके हों, तो वो क्या उनका डेटा हुआ, सेकेंडरी डेटा हुआ। ठीक है ना? आपको ये नहीं देखना कि आप उस डेटा को पहली बार यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आपको ये देखना है कि डेटा कितनी बार यूज़ हुआ है। अगर डेटा पहली बार यूज़ हो रहा है तो प्राइमरी डेटा है, अदरवाइज वो सेकेंडरी डेटा है। ठीक है जी, ईजी। अब हम क्या करेंगे, जो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा है ये हम पढ़ेंगे कि किन किन मेथड्स हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और इसको हम पढ़ेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। यानी हम दो चीज़ों को मर्ज करने वाले हैं। एक तो हम पढ़ेंगे कि डेटा कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि हम पर्सनल इंटरव्यू लेकर के, टेलीफोनिक इंटरव्यू लेकर के, मेल्ड क्वेश्चनर से, ठीक है ना, किसी वेबसाइट पे जा करके, CBSE की वेबसाइट पे जा करके, WHO की वेबसाइट पे जा करके डेटा ले सकते हैं। ये तो हो गया एक चीज़। बट अब हम इसको फर्दर ये क्लासीफाई कर देंगे कि इसमें से कौन सा प्राइमरी डेटा है और कौन सा सेकेंडरी डेटा है। ठीक है ना? अब जैसे कि मैंने पर्सनल इंटरव्यू लेकर के डेटा कलेक्ट किया, तो डेटा कलेक्शन का मेथड क्या हो गया, पर्सनल इंटरव्यू। बट ये प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा है? प्राइमरी, क्योंकि उस डेटा को पहली बार यूज़ होगा। वो डेटा जो मैंने आप लोगों से डेटा ले लिया वो डेटा पहली बार यूज़ होने वाला है, तो क्या हो गया, प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा के सोर्सेज पढ़ेंगे हम लोग, फिर सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज पढ़ेंगे। तो पहले प्राइमरी डेटा के सोर्सेज पढ़ते हैं। तो पहला आता है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड 3 टाइप के होते हैं, एक होता है पर्सनल इंटरव्यू, एक होता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू, और एक होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। इनके अंदर मोटी मोटी बात जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ, डिटेल में नहीं पढ़ रहे। अगर पहले तो उसमें ये समझना कि जो इंटरव्यू ले रहा है और जो इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है ना, ये अगर इन पर्सन मिलकर के कोई बात करते हैं, कोई डेटा लेता है, जैसे कि इसमें क्या लिखा है, द इन्वेस्टिगेटर मीट्स द रिस्पॉन्डेंट। अब इन्वेस्टिगेटर कौन है, जो इंटरव्यू ले रहा है, और रिस्पॉन्डेंट कौन है, जो इंटरव्यू दे रहा है। और मैं क्या करूँगा, उससे बात करूँगा और डेटा कलेक्ट करूँगा। इसकी खासियत क्या है, इनएक्यूरेसी की चांसेस कम है। ठीक है ना, इनएक्यूरेसी की चांसेस कम है। अगर मैं सामने सामने बात कर रहा हूँ आप लोगों से, आप मुझे कुछ बता रहे हो, तो आपको खुद डर लगेगा झूठ बोलने में कि सर पकड़ ना लें, क्योंकि झूठ बोलते वक्त आपकी बॉडी का जो वो होता है स्टाइल और एट्रीब्यूट्स वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, आप आंख मिला के बात नहीं कर पाते, आप थोड़े नर्वस होते हो, कॉन्फिडेंटली वो बात नहीं बोल सकते, तो उसे पता चल जाता है। तो आप कहीं ना कहीं कोशिश करोगे कि सही इन्फॉर्मेशन दो। मुझे जो इन्फॉर्मेशन है क्विक, जल्दी मिल जाएगी। मैंने पूछा और मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई। मैंने अभी पूछा कि प्रभात आपका वेट क्या है, मुझे तुरंत पता चल गया। ठीक है ना, तो पर्सनल इंटरव्यू की खासियत क्या है कि डेटा बहुत क्विकली मिल जाता है, एक्यूरेट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट बुराई क्या है कि आप एक बार में बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, अगर मैं पर्सनल इंटरव्यू ले लेकर के सबसे उनका डेटा कलेक्ट करूं, तो मैं एक दिन में कितने लोगों का डेटा कलेक्ट कर लूँगा? क्या 15-20 लोगों का कर पाऊँगा? नहीं, 100, 200, 300 लोगों को कर लिया, ख़त्म काम। ठीक है ना, तो पर्सनल इंटरव्यू की अच्छी बातें क्या है कि भाई क्विक है, नॉन एक्सपेंसिव भी बोला जा सकता है, एक्सपेंसिव भी बोला जा सकता है। अगर आप अलग अलग जा करके डेटा ले रहे हो तो वो एक्सपेंसिव बन जाएगा। ठीक है ना, कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तुरंत डेटा मिल जाता है। बट एक बार में आप ज़्यादा लोगों का डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, एक बार में आप लिमिटेड लोगों का डेटा कलेक्ट कर सकते हो। और कुछ नेचुरल क्लैमिटी टाइप सिचुएशंस जो हो गई, नेचुरल साइक्लोन्स हो गए, सुपर साइक्लोन्स आ गए, अर्थक्वेक आ गया, कोई एपिडेमिक, कोई प्लॉग वगैरह, कोरोना वायरस आ गया, तो इन सब सिचुएशंस में डायरेक्ट इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू मेथड बेस्ट माना जाता है। जैसे कि अगर असम के अंदर आज की डेट में फ्लड आ रखे हैं, ठीक है ना, आपको कब पता चलेगा फ्लड आ रखे हैं?
जब आप न्यूज़ देखोगे, वरना तो पता नहीं चलेगा। अब आप लोगों ने अगर न्यूज़ नहीं देखी तो आपको पता भी नहीं होगा सब में फ्लड आ रखे हैं, बट वहाँ पे फ्लड आ रखे हैं। अब अगर हमें इन्फॉर्मेशन जाननी है कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने लोगों का प्रॉपर्टीज़ ख़राब हो गई, यहाँ पे बैठे बैठे मुझे इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो मेरे पास क्या तरीका है? या तो मैं फ़ोन करूँ वहाँ पे किसी को जानता हूँ उसको, ये क्या हो गया, एक तरीके से इंटरव्यू मेथड हो गया, बट कौन सा टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। अब हो सकता है मुझे कुछ बताओ, सच बताए, कुछ गलत बताए, ठीक है ना, बट मैं एक जगह बैठे बैठे कर सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, मैं असम जा करके ये बात लोगों से बातें करूँ, खुद सिचुएशन को एनालाइज करूँ, ये क्या हो गया, पर्सनल इंटरव्यू मेथड हो गया। अब इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है कि अगर मैं जाऊँगा वहाँ पर तो मेरी कॉस्ट लगेगी, बट अगर एक बार मैं वहाँ पे पहुँच गया तो मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, मैं तुरंत करेक्ट इन्फॉर्मेशन अपने पास गैदर कर पाऊँगा। तो क्या बोला जाता है कि भाई अगर कोई भी नेचुरल क्लैमिटी वगैरह है तो बेस्ट तरीका है पर्सनल इंटरव्यू। आपने कभी टीवी पे देखा है कि भाई एंकर्स जो हैं स्टूडियो में बैठ करके तुक्के मार रहे हो कि असम में इतने लोग मर गए होंगे, ये मर गया होगा, वो मर गया होगा, इतना प्रॉपर्टी की तबाही हो गई। वहाँ पे क्या करते हो, अपने एंकर्स को भेजते हैं उस सिचुएशन पर, और वो खुद माइक लेकर के लोगों से पूछ रहे होते हैं, खुद पानी में इतने इतने डूबे डूबे, बिहार में मैंने पिछले साल देखा था, वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो जब भी इस टाइप की कुछ क्लैमिटीज़ होती हैं तो पर्सनल इंटरव्यू बेस्ट माना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब जैसे अभी यूक्रेन वॉर चल रहा था तो कुछ न्यूज़ एंकर्स इंडियन न्यूज़ चैनल के वहीं पे पहुंच गए थे, वहीं पे बैठ बैठ के रिपोर्टिंग कर रहे थे, देखो बम की आवाज़ है, देखो ये जा रही है मिसाइल, ये देखो जेट जा रहे हैं, ठीक है ना। अब इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड क्या है कि अगर कुछ रीजंस की वजह से आप उस लोकेशन पे नहीं पहुंच पा रहे जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप अपने किसी जान पहचान वाले को जो उस लोकेशन के आसपास रहता है उसको भेजोगे कि भाई तू प्लीज़ इस डेटा को कलेक्ट करके मुझे दे। जैसे कि किसी रिमोट एरिया में रेल एक्सीडेंट हो गया, अब वहाँ पे खुद जाना मुश्किल है क्योंकि उस रोड पर अब ट्रेन तो जा नहीं रही होंगी, ठीक है ना, और वो एक रिमोट एरिया में हमें बसेस जाती नहीं, फ्लाइट्स जाती नहीं, या तो आप अपनी खुद की गाड़ी लेकर के जाओ। तो इससे बेटर क्या है कि आप किसी को भेज दो अपने बिहाफ पर कि भाई तू वहाँ पर आसपास रहता है, तेरे वहाँ से 50-100 किलोमीटर दूर है, प्लीज़ जा और मुझे इन्फॉर्मेशन दे। अब वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उस इन्फॉर्मेशन के पहले यूज़र वो है या आप हो, उसने तो सिर्फ आपके बिहाफ पर इन्फॉर्मेशन आपको दी, उसने खुद एनालिसिस नहीं किया उस इन्फॉर्मेशन का, तो प्राइमरी डेटा हो गया। और क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक तरीके से मैंने डायरेक्टली वो डेटा गैदर नहीं किया, मैंने इनडायरेक्टली वो डेटा गैदर किया। If there are some practical problems in reaching the respondent directly, as in a case of rail accident, then indirect interview is conducted, where the investigator collects the necessary information from the person associated with the problems. टेलीफोन इंटरव्यू में क्या होगा, मैं फ़ोन पे बैठे बैठे लोगों से बात कर लूँगा। अब टेलीफोन इंटरव्यू की खासियत क्या होगी कि सबसे ज़्यादा नॉन एक्सपेंसिव तरीका है और वास्ट एरिया को आप कवर कर सकते हो। अगर मुझे बोला जाए कि लोगों का फ़ोन पर पूछ कर वेट पता लगाओ और एक जा करके उनके घर वेट पता लगाओ, तो जल्दी कौन सा काम हो जाएगा, फ़ोन वाला, फ़ोन नंबर है, बैठ के घुमाते रहो, पूछते रहो, हो गया काम भाई, जाने में तो टाइम लगेगा। तो टेलीफोन इंटरव्यू क्विक है, नॉन एक्सपेंसिव है, बट दिक्कत क्या है कि कई बार तो नॉन रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। मैंने फ़ोन उठ करा कि हाँ जी मैं इस एजेंसी से बोल रहा हूँ, कोई लोग तो सुनते ही काट देते हैं, मैं खुद काट देता हूँ, ठीक है ना, कि पता नहीं इनको कौन एंटरटेन करे, भाई हम बैंक से बोल रहे हैं, आपको लोन चाहिए क्या, मैं जब बोलते हैं ना बैंक का नाम, मैं फ़ोन काट देता हूँ। तो जब भाई चाहिए ही नहीं, क्या इनसे बातें करो, अगर ना बोलो ना नहीं चाहिए तो सर आपको कोई जान पहचान में किसी को चाहिए, सर सस्ते में दे रहे हैं ले लो सर, वो टाइम वेस्ट करते हैं फिर। तो टेलीफोन इंटरव्यू में दिक्कत क्या होती है कि नॉन रिस्पॉन्सिव हो सकते हैं, लोग आपको झूठ बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने काजल को कॉल किया, मुझे नहीं पता कि काजल कौन है, बट मेरा नंबर था, मैं एक एजेंसी हूँ, बोला जी आपका वेट कितना, अब काजल ने बोला मेरा वेट तो बहुत कम है, इतना कम वेट बताऊँगी अच्छा नहीं लगेगा, बढ़ा के बता देती हूँ, ठीक है ना। हो सकता है ऐसा, किसी का वेट बहुत ज़्यादा, कोई मोटा इंसान है वो कम करके बता सकता है, तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। तो इसके अंदर ये सब चीज़ पढ़ लेना। दिस इज अ क्विक रेदर नॉन एक्सपेंसिव वे टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा वेयर द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ बाय कॉन्टैक्टिंग द इंटरव्यू ओवर द फोन। The first two methods, though more accurate, are inapplicable for covering large area, whereas the telephone interview, though less consistent, has a wide coverage. The amount of non-responses is maximum, ठीक है ना, for this third method of data collection. अब देखो इंटरव्यू मेथड में अगर पूछा जाए कि भाई सबसे ज़्यादा नॉन रिस्पॉन्सिव किस में होता है, तो आप क्या बोलोगे, टेलीफोन इंटरव्यू के अंदर। सबसे ज़्यादा क्विक कौन सा होता है, आप क्या बोलोगे, पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है ना। पर्सनल इंटरव्यू इज क्विकर देन टेलीफोन इंटरव्यू। आपको इसमें ये चीज़ समझनी है कि भाई जब पर्सनल इंटरव्यू की बात की जा रही है तो ऐसा नहीं कि आप कहीं जा रहे हो फिर आप इंटरव्यू ले रहे हो। पर्सनल इंटरव्यू मतलब ऐसे समझो कि आपके सामने वो बंदा बैठा है और आपके पास फ़ोन भी पड़ा है, अब आप उसे फ़ोन मिला करके डेटा पूछो या डायरेक्ट डेटा पूछो, ठीक है ना, ऐसे समझना है उस चीज़ को। तो ज़्यादा क्विक कौन सा है, पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है ना। नॉन एक्सपेंसिव क्या है, टेलीफोन इंटरव्यू।
और नॉन रिस्पॉन्सिव, इन तीनों में सबसे ज़्यादा किस में है? टेलीफोन इंटरव्यू के अंदर। अगला आ गया मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। क्या होता है इसके अंदर? मैं तो ईमेल कर देता हूँ, ईमेल कि भाई ये रहा ईमेल और एक क्वेश्चनर है सर्वे, प्लीज़ इसे भर के दो। आपके पास आए कभी सर्वे? जब आप कॉलेज में आ जाओगे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के आसपास, थर्ड ईयर के आसपास, तो आपको बहुत सारे सर्वेज आएंगे, क्योंकि आपके कॉलेज में असाइनमेंट मिलते हैं कि इस पर सर्वे चाहिए, इस पर सर्वे चाहिए। तो आप सभी दोस्त आपस में सर्वे करते रहते हो और अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को बोलते रहते हो सर्वे भर दो। मेरे पास तो बहुत सारे स्टूडेंट के आते रहते हैं कि सर ये सर्वे भर देना, वो क्योंकि स्टूडेंट है मैं भर देता हूँ। बट अगर कोई और पर्सन मुझे मेल करके बोलते हैं कि भाई सर्वे भरो, तो मैं इतना टाइम नहीं निकालूंगा उसके लिए। मैं बोलूँगा कौन रिप्लाई करे भाई मेल का, आते रहते हैं ऐसे तो बहुत सारे मेल कि सर्वे भर दो। कोई भरता है क्या? नहीं, मेल खोल के तक नहीं देखते हम लोग। तो मेल्ड क्वेश्चनर में क्या होता है, आप एक मेल करते हो और मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हो कि भाई वो मेल का रिप्लाई करे। अच्छा, मेल में क्या होता है? मेल के अंदर एक फॉर्म होता है। फॉर्म यानी कि आपने लेट से वर्ड फाइल बना ली, उसमें पूरा क्वेश्चन लिख दिया, वर्ड को कन्वर्ट किया पीडीएफ में और पीडीएफ भेज दी मेल पर कि भाई पीडीएफ के अंदर आपका एक क्वेश्चनर है, इसको भर करके हमें दे दो। ठीक है ना, आपने उसको ऑनलाइन ही भरा और रिप्लाई में भेज दिया। या फिर पहले के ज़माने में क्या होता था, जब ईमेल नहीं था, आप एक पेपर लेते थे, पेपर पे लिखते थे पूरे क्वेश्चन सारे, ठीक है ना, उनकी फ़ोटोकॉपी निकलवा ली बहुत सारी और उनको एनवलप में डाल के अलग अलग एड्रेसेस पे भेज दिया और लोगों को बोल दिया कि प्लीज़ इनके साथ रिप्लाई कर देना। अब देखो, लोग तो बोलेंगे कि भाई आ तो गया फ्री में, बट जब रिप्लाई करेंगे तो पैसा लगेगा। एक तो पैसा लगे, ऊपर से टाइम, तो क्यों रिप्लाई करें भाई हम सर्वे का। तो जो वो थे, जो लोग डेटा कलेक्ट करना चाहते थे, वो लोग क्या करते थे, उसके अंदर जो स्टैम्प होती हैं जो लगती हैं, पहले के टाइम में जो स्पीड पोस्ट होता था तो उसमें स्टैम्प्स लगती थी, वो स्टैम्प भी डाल के दे देते थे कि भाई जब आप इसका रिप्लाई करोगे तो आपका पैसा खर्च नहीं होगा, हम स्टैम्प भी इसमें डाल करके दे रहे हैं। तो उसमें प्रीपेड स्टैम्प्स डाल करके दे देते थे कि भाई गया, आपको भरना है, स्टैम्प निकाल कर भर चुपकानी है और हमें भेज देना, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ के अंदर लिखी गई हैं। अब इस मेथड की खासियत क्या है कि आप सबसे ज़्यादा वाइड एरिया कवर कर सकते हो। ईमेल पे सोचो, अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है, ठीक है ना, 1 लाख लोगों का, तो आप 1 लाख लोगों को ईमेल भेज सकते हो एक क्लिक से। टेलीफोन करने में भी टाइम लग जाएगा, बट दूसरी दिक्कत क्या है कि सबसे ज़्यादा नॉन रिस्पॉन्सेज भी इसी में होते हैं। ठीक है ना, आपने क्या कभी किसी इस तरीके के मेल का रिप्लाई किया आज तक? खुद की ज़िंदगी में नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। अगर किसी स्टूडेंट का आता था तो रिप्लाई कर देता था, वरना नहीं किया कभी। ठीक है ना, तो मेल्ड क्वेश्चनर में सबसे ज़्यादा नॉन रिस्पॉन्सेज होते हैं, बट वाइडेस्ट एरिया भी यही कवर करता है। अब दिक्कत क्या होती है कि नॉन रिस्पॉन्सिव वाला जो पॉइंट है वो 2 जगह लिखा जाता है, यहाँ पर भी लिखा जाता है और यहाँ पर भी लिखा जाता है। अब अगर एग्जाम में आ जाए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन देयर आर मैक्सिमम नॉन रिस्पॉन्सिव, और ऑप्शन में आपका एक आ जाए पर्सनल इंटरव्यू, एक आ जाए टेलीफोनिक इंटरव्यू, एक आ जाए मेल्ड क्वेश्चनर, एक आ जाए ऑब्जर्वेशन मेथड, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई किस पर टिक लगाएं, क्योंकि टेलीफोन इंटरव्यू में भी यही सेम चीज़ लिखी थी और मेल्ड क्वेश्चनर में भी ये सेम चीज़ लिखी है, तो आप किस पर टिक लगा के आएंगे? मेल्ड क्वेश्चनर पे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इंटरव्यू मेथड है उसके अंदर जो 3 मेथड्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा नॉन रिस्पॉन्सिव होते हैं टेलीफोन इंटरव्यू के अंदर, बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो सबसे ज़्यादा नॉन रिस्पॉन्स होते हैं मेल्ड क्वेश्चनर के अंदर। ठीक है ना, मैक्सिमम नॉन रिस्पॉन्स होते हैं टेलीफोन इंटरव्यू में, बट जब बात की जाए इंटरव्यू मेथड की, ठीक है ना, जिसमें 3 मेथड्स होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू, इंडायरेक्ट इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू, इन तीनों में सबसे ज़्यादा नॉन रिस्पॉन्सिव होते हैं टेलीफोन इंटरव्यू मेथड में, बट ओवरऑल नॉन रिस्पॉन्सिव सबसे ज़्यादा होते हैं मेल्ड क्वेश्चनर मेथड के अंदर। चलिए, ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है? अगर आपको एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्यूरेसी इज द मेन क्राइटेरिया फॉर योर इन्फॉर्मेशन, तो आप ऑब्जर्वेशन मेथड के साथ जाओ। इसमें क्या होगा कि जिस बंदे को डेटा चाहिए वो कुछ, अगर उसे हाइट पे डेटा चाहिए तो मेजरिंग टेप लेकर के जाएगा, वेट पे डेटा चाहिए तो वो वेइंग मशीन लेकर के जाएगा, ठीक है ना, और जा करके वहाँ पे रख देगा वेइंग मशीन और एक एक बच्चे को बोलेगा कि तुम वेट मत बताओ मुझे, तुम इस पर आके खड़े हो जाओ। अगर मैं आप लोगों से आपका वेट पूछूं कि आपका वेट कितना है, आपका वेट कितना है, तो हो गया पर्सनल इंटरव्यू मेथड। बट अगर मैं बोलूं कि भाई इस पर आकर के खड़े हो जाओ, वेट बताने की जरूरत नहीं है, और मैं देख देख करके लिखे जा रहा हूँ, ऐसे बोलता है ऑब्जर्वेशन मेथड। मतलब किस में ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी आपको? ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो वेट आपको पता है वो 1 साल पुराना पता हो, या जो पता है वो बहुत ज़्यादा है तो आप कम बता दो, बट ये कभी गलत नहीं बोलेगा। ठीक है ना, तो लेकिन इसकी ये तभी आप यूज़ कर सकते हो जब आपके पास जो डेटा कलेक्ट करना है स्मॉल एरिया का करना है, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वरना अगर आपको लार्ज एरिया है तो। और आखिरी मेथड है क्वेश्चनर मेथड। अब मेल्ड क्वेश्चनर और क्वेश्चनर मेथड में क्या फ़र्क है? अगर मैं एक पेपर पे क्वेश्चंस लिख दूं बहुत सारे, और वो पेपर मैं आप सबको क्लास के अंदर ही दे दूं और बोल दो इसको भर करके मुझे अभी 10 मिनट के अंदर दो, तो ये हो गया क्वेश्चनर मेथड।
बट अगर मैं बोलूँ कि आज आपके पास शाम को ईमेल आएगा, उस ईमेल पर आपको क्वेश्चनर भर करके मुझे रिप्लाई करना है, तो वो हो गया मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। बात समझ आ रही है आपको? दोनों में फ़र्क क्या है? तो ऑब्जर्वेशन मेथड में, क्वेश्चनर मेथड में आप सामने सामने लोगों को एक वेल ड्राफ्टेड क्वेश्चनर देते हो और उसके थ्रू डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है ना? ये चीज़ इसके अंदर लिखी गई है। अब सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज पढ़ते हैं हम लोग। ये जितने भी सोर्सेज अभी हमने पढ़े सारे के सारे प्राइमरी डेटा कलेक्शन सोर्सेज थे। जब ये डेटा मुझे मिलेगा, मैं इसका पहला यूज़र हूँ, तो मेरे लिए सारा डेटा क्या है? प्राइमरी डेटा। बट सेकेंडरी डेटा के भी सोर्सेज होते हैं, और ये क्या होती है? जनरली वेबसाइट्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑलरेडी डेटा कलेक्ट करने का काम करते हैं, उनसे आप डेटा जा करके लेते हो, चाहे फ्री में चाहे पेड, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा, क्योंकि उस डेटा को वो ऑलरेडी यूज़ कर चुकी होती है ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें क्या गया? इंटरनेशनल सोर्सेज लाइक WHO, ILO, IMF, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। गवर्नमेंट सोर्सेज लाइक स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट बाय CSO, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एंड सो ऑन। प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट सोर्सेज लाइक ISI, ICAR, NCERT एक्सेट्रा, एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड रिसर्चर्स एक्सेट्रा। तो ये क्या होता है? बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट रिसर्च कर करके अपनी ऑनलाइन डाल देते हैं, तो उस रिसर्च को यूज़ कर सकते हो आप एज अ डेटा अपनी रिसर्च के लिए। तो आपके लिए वो डेटा क्या है? सेकेंडरी डेटा है। हो गया कंप्लीट। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है ना? डेटा को 4 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है ना? ये जो पार्ट्स है इसको अभी हम पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट। फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये आपको बता रहा है कि क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लास में मैंने कराया था, बट अभी नहीं करा रहा, रिविजन में नहीं करा रहा, बट ये इंपॉर्टेंट है। डेटा को 4 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक है क्रोनोलॉजिकल, एक है ज्योग्राफिकल, एक है क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटेटिव। समझने की कोशिश करना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो 4 क्लासिफिकेशन हैं इनको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी एंड नॉन फ्रीक्वेंसी ग्रुप। याद आ रहा है? कुछ पढ़ा था क्लास के अंदर। सुनो, अगर मेरे पास डेटा अवेलेबल है पिछले 10 साल का CA फाउंडेशन का पासिंग परसेंटेज, क्या है डेटा मेरे पास? पिछले 10 साल का CA फाउंडेशन का पासिंग परसेंटेज। तो ये जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है ये अकॉर्डिंग टू टाइम अवेलेबल है, टाइम के हिसाब से डेटा है अलग अलग सालों का। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? क्रोनोलॉजिकल या टेम्पोरल या टाइम सीरीज डेटा। क्या बोलता हूँ? क्रोनोलॉजिकल, टेम्पोरल या टाइम सीरीज डेटा। देखो टाइम सीरीज से याद रहता है, डेटा विच इज गिवन टू यू अकॉर्डिंग टू टाइम, दैट इज टाइम सीरीज डेटा। आपको याद क्या रखना है कि इसको टेम्पोरल डेटा भी बोलते हैं एंड क्रोनोलॉजिकल डेटा भी बोलते हैं, ठीक है जी। ज्योग्राफिकल डेटा, अगर मेरे पास डेटा अवेलेबल है इंडिया में पिछले अटेम्प्ट का स्टेट वाइज पासिंग परसेंटेज ऑफ CA फाउंडेशन, स्टेट वाइज, कि भाई मध्य प्रदेश में कितने बच्चे पास हुए, कितने परसेंटेज बच्चे, उत्तर प्रदेश में कितने हुए, असम में कितने हुए, बिहार में कितने हुए, हिमाचल में कितने हुए, पंजाब में कितने हुए, तो ये भी डेटा है। क्या ये अलग अलग टाइम पीरियड का है? नहीं, ये एक ही टाइम पीरियड का है, एक ही साल का है, एक ही अटेम्प्ट का है बल्कि, बट ये ज्योग्राफिकली डिवाइडेड है। तो इस टाइप के डेटा को मैं क्या बोलता हूँ? ज्योग्राफिकल डेटा या स्पाटिल सीरीज डेटा, ठीक है ना। या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है डेटा वेरिंग ओवर स्पेस। क्या नाम दिया जाता है इसको? डेटा वेरिंग ओवर स्पेस। आप लोगों ने अपने उसमें लिखा भी हुआ होगा, मैंने लिखवाया था आप लोगों को, ठीक है जी। तो जब भी डेटा आपके पास रीजन वाइज हो तो उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल डेटा। अब मुझे एक बात बताइए, क्रोनोलॉजिकल डेटा और ज्योग्राफिकल डेटा में क्या आप फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर सकते हो? सोच करके बताना। पहले हम बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल डेटा की, कि भाई 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, ऐसे करते 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 मेरे पास 2021 तक का CA फाउंडेशन का पासिंग परसेंटेज अवेलेबल है। क्या इसको मैं क्रोनोलॉजिकल डेटा बोल सकता हूँ? आंसर इज यस। अब यहाँ पे पासिंग परसेंटेज लिखा हुआ है 30%, 25%, 22%, 32%, ठीक है ना, 35%, 15% एंड इस तरीके से। बात समझ आ गई आप लोगों को? अब आप कोशिश करो बताने की कि क्या आप इस डेटा में फ्रीक्वेंसी अटैच कर सकते हो? क्या आप इस डेटा में फ्रीक्वेंसी अटैच कर सकते हो? बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे सर देखो 1994 और 2021 में 15% रिजल्ट आया था, तो यहाँ पर तो 15% रिजल्ट 2 सालों का आया, तो उसको फ्रीक्वेंसी दे दो आप। बट जहाँ आपने इसमें फ्रीक्वेंसी अटैच करी वहाँ ये डेटा क्रोनोलॉजिकल डेटा नहीं रह जाएगा, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल डेटा का मतलब क्या है कि ईयर वाइज डेटा अवेलेबल हो, इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई रोल ही नहीं है। अगर आपने इसमें फ्रीक्वेंसी अटैच करी तो कैसे करोगे कि भाई 30% रिजल्ट एक बार आया है,
ठीक है ना। 35% रिजल्ट एक बार आया है, 10% रिजल्ट 5 बार आया है, ठीक है ना। 15% रिजल्ट 2 बार आया है। अब क्या इस डेटा को आप क्रोनोलॉजिकल डेटा बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। क्या ये टाइम वाइज अवेलेबल है? नहीं। या अकॉर्डिंग टू टाइम गिवन तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रोनोलॉजिकल डेटा को कभी भी फ्रीक्वेंसी अटैच नहीं की जा सकती, उसके साथ फ्रीक्वेंसी कभी भी यूज़ नहीं की जा सकती। इसलिए क्रोनोलॉजिकल डेटा हमेशा नॉन फ्रीक्वेंसी ग्रुप के अंदर फॉल करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। इसी तरीके से अगर आपके पास ज्योग्राफिकल डेटा है, अलग अलग स्टेट के पासिंग परसेंटेज गिवन है, तो हमने देखा कि भाई लेट से 2 स्टेट के पासिंग परसेंटेज सेम थे 15-15%, यूपी एंड बिहार के। फिर हमने देखा कि एमपी का, असम का, हिमाचल प्रदेश का सेम पासिंग परसेंटेज था 17%, ठीक है ना। अब इस तरीके से अगर मैं लिख देता हूँ कि भाई 15% जो रिजल्ट है वो 2 स्टेट्स का है, 17% रिजल्ट 3 स्टेट्स का है, ठीक है ना, 20% रिजल्ट 1 स्टेट का है, एंड सो ऑन। अब क्या ये डेटा ज्योग्राफिकल डेटा दिख रहा है आप लोगों को? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको इसमें ये तो पता चल रहा है कि कितना परसेंटेज रिजल्ट कितने स्टेट्स का आया है, बट ये नहीं पता चल रहा कि किस स्टेट का कितना रिजल्ट आया है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? अगर जब तक मुझे रीजन वाइज डेटा अवेलेबल नहीं होगा, मैं कैसे बोल दूं कि वो ज्योग्राफिकल डेटा है? तो इसको हम ज्योग्राफिकल डेटा नहीं बोल सकते। अगर ज्योग्राफिकल डेटा होगा तो हर स्टेट के आगे उसकी पासिंग परसेंटेज लिखी होगी, और अब उसमें फ्रीक्वेंसी को कोई यूज़ नहीं कर सकता, उसमें फ्रीक्वेंसी अटैच नहीं की जा सकती। इसलिए ज्योग्राफिकल डेटा भी नॉन फ्रीक्वेंसी ग्रुप में फॉल करता है। किसमें फॉल करता है? नॉन फ्रीक्वेंसी ग्रुप। ये 2 टाइप के डेटा में आप फ्रीक्वेंसी नहीं दे सकते। जहाँ पर इसमें फ्रीक्वेंसी दोगे फिर ये डेटा क्रोनोलॉजिकल डेटा या फिर ज्योग्राफिकल डेटा नहीं रह जाएगा, वो आपका फिर क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डेटा बन जाएगा। अब जैसे ये जो डेटा है कि भाई 30% पासिंग रिजल्ट 1 साल का था, 10% 5 साल का था, ये डेटा अब क्वांटिटेटिव डेटा बन चुका है। ये डेटा अब क्वांटिटेटिव डेटा बन चुका है। ये जो डेटा है कि भाई 2 स्टेट्स का 15% रिजल्ट है, 3 स्टेट का 17% रिजल्ट है, ये भी अब क्वांटिटेटिव डेटा बन चुका है। अब इसको आप ज्योग्राफिकल डेटा या टाइम सीरीज डेटा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये ना रीजन वाइज गिवन है, ना ही ये ईयर वाइज गिवन है। ठीक है जी। तो अब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है तो आपको पता ही है, आपको इनके नाम भी याद रखने हैं। ऑर्डिनल और कार्डिनल बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं अभी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो क्वालिटेटिव डेटा किसको बोलते हैं? व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है ना। एट्रीब्यूट के हिसाब से डेटा क्लासिफाइड हो, ठीक है ना। जैसे जेंडर का डेटा हो, ठीक है ना, और कलर या कलर प्रेफरेंस, किसका कौन सा फेवरेट कलर है इसका डेटा हो, तो इस टाइप के डेटा को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। और अगर वो क्वांटिटी वाइज बाइफरकेटेड हो तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। जैसे कि सैलरीज, प्रॉफिट्स, हाइट, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ये सारे जो डेटा होगा ये क्या होगा? क्वांटिटेटिव डेटा होगा। चलिए, फ्रीक्वेंसी नॉन फ्रीक्वेंसी ग्रुप के अंदर ये 2 फॉल करते हैं, क्योंकि इन 2 डेटाज में फ्रीक्वेंसी आप दे सकते हो, ठीक है ना। इन 2 डेटा में आप फ्रीक्वेंसी दे सकते हो, तो ये आता है फ्रीक्वेंसी ग्रुप में। तो डेटा में फर्दर भी क्लासिफाइड एज फ्रीक्वेंसी डेटा एंड नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा। द क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा बिलोंग टू फ्रीक्वेंसी ग्रुप, वेयर एज टाइम सीरीज डेटा एंड ज्योग्राफिकल डेटा बिलोंग टू नॉन फ्रीक्वेंसी ग्रुप। द क्लासेस डू नॉट कंटेन एनी फ्रीक्वेंसीज। यानी कि नॉन फ्रीक्वेंसी ग्रुप में क्या होता है, जो क्लासेस होते हैं उनकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। कंप्लीट। अब आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के ऊपर। डेटा को 4 तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, मैंने आपको बताया। एक होता है टेक्सचुअल, एक होता है टैबुलर, एक होता है डायग्रामेटिक और एक होता है ग्राफिकल। बताओ जी, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की खासियत क्या थी? कोई भी लेमन, कोई भी एकदम नया इंसान जिसने आज तक डेटा को प्रेजेंट नहीं किया, वो भी इस मेथड का यूज़ करके डेटा प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है ना। एक यही इसकी खासियत है। बुराइयाँ क्या है इसके अंदर? अच्छा, इसकी एक और खासियत है, इसके अंदर जो एक्यूरेसी होती है वो एकदम सही रहती है, एकदम आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मिलती है हर एक चीज़ की, हर एक चीज़ आपके सामने होगी। अगर मैंने एक डेटा बनाया इन पाई चार्ट कि भाई इंडिया में इलेक्शंस हुए और इतनी सीट्स बीजेपी को मिली, इतनी कांग्रेस को मिली, इतनी आम आदमी पार्टी को मिली और इतनी अदर्स को मिली, ठीक है ना। अब इसके अंदर मुझे सिर्फ इतना तो पता चल रहा है कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा मिली हैं, बट कितनी मिली हैं। इसके अलावा बीजेपी को भी जब सीट्स मिली है, तो अब जैसे यूपी में इलेक्शंस हुए, ठीक है, तो नोएडा की भी एक सीट थी, दादरी की भी एक सीट थी, गाजियाबाद की भी एक सीट थी। कौन सी सीट किसको मिली, क्या इसमें पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो इसमें क्या है, आपको डेटा का एक समरी मिल जाती है कि भाई जीता कौन। अगर आपको सिर्फ इतना मतलब है तो एकदम ठीक है ये डेटा, बट अगर आपको ये जानना है कि कौन सी सीट कौन सी पार्टी जीती, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में पता चलेगा, या फिर
टेबलर प्रेजेंटेशन में पता चलेगा। टेबल फॉर्म में जब वो डेटा प्रेजेंटेड होगा तब यह पता लगा पाओगे कि कौन सी जो पार्टी है वो कौन सी सीट जीती है। तो दिस मेथड कंप्राइजेस प्रेजेंटिंग डेटा विद द हेल्प ऑफ अ पैराग्राफ और अ नंबर ऑफ पैराग्राफ। ये जो एग्जांपल है डेटा प्रेजेंटेशन का, एग्जांपल हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि डेटा अगर प्रेजेंट किया जाए टेक्सचुअल फॉर्म में तो वो ऐसा सा दिखेगा, कुछ पैराग्राफ्स दिखेंगे आपको यहाँ पर। इसके फायदे क्या है? द मेरिट ऑफ दिस मोड ऑफ प्रेजेंटेशन लाइज इन इट्स सिंप्लिसिटी एंड इवन अ लेमैन कैन प्रेजेंट डेटा बाय दिस मेथड। तो ऑब्जर्वेशन विद एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कैन बी प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, ये इसकी खासियत है। Furthermore, this type of presentation can be taken as the first step towards other methods of data presentation. अब अगर मुझे डेटा प्रेजेंट करना है इन पाई चार्ट, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मैंने अपने डेटा बनाया है, जो भी डेटा है उसको पहले टेक्सचुअल फॉर्म में लिखूंगा मैं, फिर उसको मैं उठा करके टेबल में डालूंगा, फिर टेबल के थ्रू मैं उसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? यानी अगर आपको किसी भी आगे जो मेथड्स पढ़ने वाले, टेबुलर प्रेजेंटेशन पढ़ने वाले, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं, अगर आपको इन तरीके से डेटा को प्रेजेंट करना है तो उसका पहला स्टेप टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ही होगा। आपको सबसे पहले उस डेटा को टेक्सचुअली प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसी के बाद जाकर के आप उसका टेबल बना पाओगे, टेबल के बाद आप उसका फर्दर डायग्राम बना पाओगे। Demerits क्या है? Textual presentation however is not preferred by statisticians simply because it is dull, monotonous and comparison between different observations is not possible in this method. For manifold reason this method cannot be recommended. तो है क्या दिक्कत, क्या इसके अंदर बहुत बोरिंग होता है। अगर मैंने जैसे आपको बोला कि भाई ये डेटा प्रेजेंटेशन का एक तरीका है और टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ये एक एग्जाम्पल है, हमें ये एग्जाम्पल तक पढ़ने का मन नहीं किया, इतना बोरिंग होता है ये। तो अगर जैसे आपको स्कूल में टीचर्स क्या बोलते हैं कि जब भी आप आंसर्स लिख के आओ तो पॉइंट्स में लिख करके आओ, क्यों बोलते हैं? क्योंकि पॉइंट्स थोड़ा बेटर प्रेजेंटिंग होता है। अगर आप ऐसे पैराग्राफ के पैराग्राफ लिखा है तो जो पढ़ रहा है उसको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? तो आप पैराग्राफ में लिखते हो तो क्या करते हो, डेटा को थोड़ा बेटर तरीके से प्रेजेंट करते हो, बट उसको और बेटर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए टेबल बना सकते हो, और बेटर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए पाई चार्ट बना सकते हो। बात समझ आ गई? तो इसलिए स्कूल में टीचर्स बोलते भी हैं कि जहाँ ज़रूरी लगे आपको तो डायग्राम्स बनाकर भी आप एक्सप्लेन करो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि आप एक और अच्छे तरीके से डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो। तो इसका डीमेरिट ये है कि बहुत डल होता है ये मेथड, ठीक है ना, और मज़ा नहीं आता ना। जो बंदा इस डेटा को एनालाइज कर रहा है, जिसको ये डेटा चाहिए, उसको भी मज़ा नहीं आता डेटा को समझने में, पढ़ने में, और कंपैरिजन बनाना मुश्किल होता है। अगर मुझे कंपैरिजन चाहिए तो मेरी आंखों के सामने पूरी एक पिक्चर दिखनी चाहिए, जो कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में नहीं दिखती। उसके अंदर तो आपको पढ़ना पड़ेगा अंदर। वो एक पिक्चर, क्लियर पिक्चर कहाँ दिखेगी आपको? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में, पाई चार्ट में दिखेगी। ठीक है ना? अगर मैं आपको एक लंबी सी लिस्ट दे दूं कि भाई ये रीजन ये पार्टी जीती है और बताओ कौन सी पार्टी इलेक्शन जीती, तो आप लोगों को कम से कम 2-3 घंटे तो उस लिस्ट को पढ़ने में लगेंगे, फिर कैलकुलेशंस करोगे कि टोटल बीजेपी कितनी जीती, ये कितनी जीती, वो कितनी जीती, फिर जाकर के आप बता पाओगे। बट अगर मैं आपको एक पाई चार्ट बना करके सिर्फ बता दो कि इतने इतने तरीके से सीट्स जीती गई हैं, तो आप एक पिक्चर देखकर ही बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा सीट्स जो है ये इस पार्टी की हैं, तो ये पार्टी इलेक्शन जीत गई होगी। ठीक है ना? तो आप कंपैरिजन कर सकते हो, यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा इसको मिले, उससे थोड़े कम इसको मिले, उससे थोड़े कम इसको मिले, सबसे कम इसको मिले, कंपैरिजन भी कर सकते हो। बट अगर टेक्सचुअल पैराग्राफ फॉर्म में आपको ये डेटा देता है तो आपको कंपैरिजन करना भी थोड़ा टाइम लगता, मुश्किल होता। आपको पहले तो उस सारे डेटा को एनालाइज करके टेबल में डालना पड़ता, टेबल में डाल के इसमें डालना पड़ता, तब जा करके आप कंपैरिजन कर पाते। चलिए अगला है टैबुलर। टेबल फॉर्म जो डेटा प्रेजेंटेशन का होता है, इसको बेस्ट माना जाता है अगर एक्यूरेसी इज़ योर प्रायोरिटी। अगर एक्यूरेसी इज़ योर प्रायोरिटी तो इसको बेस्ट माना जाता है। आपको समझना है कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन और टेबुलर प्रेजेंटेशन में डेटा 1% लूज़ नहीं होता, 1% भी लूज़ नहीं होता। जितना एक्यूरेट डेटा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में होता है उतना ही एक्यूरेट टेबुलर प्रेजेंटेशन में भी होता है। उल्टा टेबुलर प्रेजेंटेशन एक नज़र में आपको बहुत कुछ बता देता है, बट टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में आपको पैराग्राफ्स पढ़ने पड़ते हैं, और इसी वजह से हमेशा टेबुलर प्रेजेंटेशन को प्रेफरेंस दी जाती है ओवर टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, बात समझ आ रही है आप लोगों को? अ स्टैटिस्टिकल टेबल शुड बी अलॉटेड अ सीरियल नंबर अलॉन्ग विद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल। अ टेबल अंडर कंसिडरेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू कैप्शन, बॉक्स हेड, स्टब एंड बॉडी। जो टेबल होते हैं ना उसके बहुत सारे हिस्से होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है जी, आपको क्या समझना है इसके अंदर कि भाई जो टेबल होती है वो कुछ ऐसी सी लगती है देखने में। अब इस टेबल के अंदर जो कैप्शंस होते हैं ये कॉलम्स को हेडिंग देते हैं, यानी जो कॉलम को एक्सप्लेन करता है उसको हम कैप्शन बोलते हैं। जो रोज़ को एक्सप्लेन करता है उसको हम स्टब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टब्स। स्टब्स जो होता है ये रोज़ को एक्सप्लेन करती हैं कि रो में क्या लिखा गया है। ठीक है ना?
टेबल के अंदर फुट नोट आता है जहाँ पे सोर्स ऑफ डेटा, कि भाई जो डेटा हमने लिया इसका सोर्स क्या है, विकीपीडिया से लिया है या किसी फोर्ब्स की वेबसाइट से लिया है, वो यहाँ पे सोर्स लिखा जाता है। टेबल का जो अपर एंटायर पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, यानी कि कैप्शन, टेबल नंबर, टाइटल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो कि यहाँ पे लिखा जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है इसको हम बोलते हैं बॉक्स हेड। क्या बोलते हैं, बॉक्स हेड, ठीक है ना। और ये होती है बॉडी, जहाँ पर डेटा आता है, एक्चुअल डेटा जो लिखा जाता है, नंबर्स जो लिखे जाते हैं वो बॉडी के अंदर लिखे जाते हैं। तो ये टेबल का पूरा एक फॉर्मेट होता है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन कैसे आता है कि आइटम एक्सप्लेनिंग या फिर डैश एक्सप्लेन्स दी रोज, डैश एक्सप्लेन दी रोज ऑफ अ टेबल। अब ऑप्शन होंगे 4, एक होगा कैप्शन, एक होगा स्टब, एक होगा टेबल नंबर, एक होगा टाइटल या एक होगा फुटनोट, ऐसे तरीके से ऑप्शंस दे देंगे। तो कौन सी चीज़ है जो रोज को एक्सप्लेन करती है, बताइए, स्टब्स। तो आप स्टब्स पे टिक करके आ जाओगे। फिर आ सकता है कि डैश एक्सप्लेन्स द कॉलम्स, या डैश इज ऑल्सो नोन एज कॉलम हेडिंग्स। ऑप्शन होंगे स्टब्स, कैप्शंस, अगेन 4-5 ऑप्शन। तो आप किस पे टिक करके आओगे, कैप्शन पे टिक करके आओगे। कई बार पूछा जाता है द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल एक्सप्लेनिंग द रोज इज नोन एज, द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल एक्सप्लेनिंग रोज इज नोन एज। तो आप किस पे टिक करके आओगे, स्टब्स पे। एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल प्रोवाइडिंग टेबल नंबर, टाइटल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कैप्शन इज नोन एज। तो किस पे टिक करके आओगे, बॉक्स हेड। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। The table under consideration should be divided into caption, box head, stub and body. Caption is the upper part of the table, describing columns and sub columns. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डैश डिस्क्राइब्स द अपर पार्ट ऑफ द टेबल, किस पे टिक करके आना है, कैप्शन पे। द बॉक्स हेड इज द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल विच इंक्लूड्स कॉलम्स, सब कॉलम्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलॉन्ग विद कैप्शन। तो एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल को हम बॉक्स हेड बोलते हैं, जिसके अंदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कैप्शंस, टाइटल, ये सारी चीज़ें आती हैं। स्टब इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल प्रोवाइडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ रोज, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। एंड द बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ द टेबल दैट कंटेन्स न्यूमेरिकल फिगर्स, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये नहीं पूछा जाता, सॉरी। द टेबल शुड बी वेल बैलेंस्ड इन लेंथ एंड ब्रेथ, ये कॉमन सेंस है। फिर द डेटा मस्ट बी अरेंज्ड इन अ टेबल इन सच अ वे दैट कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट फिगर्स आर मेड पॉसिबल विदाउट मच लेबर एंड टाइम। ऑल्सो द रो टोटल्स एंड कॉलम टोटल एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट मस्ट बी शोन। The data should be arranged intelligently and in well-balanced sequence, and the presentation of data in the table should be appealing to the eyes as far as practicable. तो यहाँ पर तो ये नॉर्मल बातें कर रहा है कि आप जब टेबल बनाते हो तो उसके रो टोटल, कॉलम टोटल्स होने चाहिए, ठीक है ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए, और इसके अलावा वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि टेबल लंबी है बहुत ज़्यादा, चौड़ी कम है, लंबी ज़्यादा है, या चौड़ी बहुत ज़्यादा है, लंबी कम है। वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है ना, और अपीलिंग टू आइज होनी चाहिए, आंखों को देख करके अच्छा लगे टेबल को। Note describing the source of data bring clarity and if necessary about the rows or columns known as footnotes should be shown at the bottom part of the table. तो एग्जाम में कई बार ये भी आता है कि footnotes are shown in dash part of the table, तो आप क्या लिखोगे, बॉटम पार्ट ऑफ द टेबल। या फिर पूछा जा सकता है footnote are shown in title, ठीक है ना, columns, या फिर इसी तरीके से एक ऑप्शन होगा footnotes, तो आप किसको टिक करके आओगे, footnote। एक ऑप्शन होगा notes या footnotes, इसको टिक करके आ जाओगे कि भाई सोर्स ऑफ डेटा कहाँ आता है, या अगर आएगा तो आप क्या टिक करके आओगे कि भाई फुटनोट्स में आता है। चलिए, मेरिट क्या है टेबल की। इन द टेबलेशन मेथड इज यूजुअली प्रेफर्ड टू टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन एज इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड कॉलम्स। अगर आपको रोज एंड कॉलम्स में कंपैरिजन करना है तो आप टेबल बनाओ। कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड यूजिंग टेबलेशन, इट इज अ मस्ट फॉर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड विदाउट टेबलेशन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा इज नॉट पॉसिबल। तो ये इसके मेरिट्स है, ये सारे इसके मेरिट्स हैं। अब देखो, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा मैंने 50, यहाँ पे लिखा मैंने 70, यहाँ पे लिखा मैंने 80, यहाँ पे लिखा मैंने 60। कुछ समझ आ रहा है आपको, आ रहा है कुछ समझ? अब वजह से कुछ नंबर्स लिख दिए, 4-5 समझ तो नहीं आ रहे क्यों लिखे हैं, क्या लिखे हैं। फिर यहाँ पे लिखा मैंने मेन और यहाँ पे लिखा मैंने वुमेन। अब कुछ समझ आ रहा है, बताओ है ना। अब हल्का हल्का समझ आ रहा है कि सर 50 और 80 जो है ये नंबर ऑफ मेन है, और 70 और 60 जो है नंबर ऑफ वुमेन है। और अगर मैं इनका टोटल लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 130 और यहाँ पर भी 130। ये क्या आ गया, इसको हम बोल देंगे रो टोटल, रो टोटल। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड।
अब और अच्छे से क्लैरिटी मिल रही है? बताओ है या ना, बोलो है या ना। अब हमें क्या समझ आ रहा है कि मेन लेफ्ट हैंडेड 50 है और 80 जो है वो राइट हैंडेड है। तो आप कंपैरिजन ऑफ रोज एंड कॉलम्स कर पा रहे हो। अगर आपको कंपैरिजन करना है कि कितने मेन और कितनी वुमेन लेफ्ट हैंडेड हैं, तो हम बोलेंगे कि लेफ्ट हैंडेड वुमेन ज़्यादा है, मेन कम है। कितने मेन कितने वुमेन राइट हैंडेड है, तो हम बोलेंगे राइट हैंडेड मैन ज़्यादा है, वुमेन कम है। ये कंपैरिजन हो पा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगेन टोटल, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम टोटल। तो ये जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्शन, जो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, कॉलम्स को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो कॉलम्स में 50, 70, 80, 60 लिखे गए हैं क्या है। ये जो मेन एंड वुमेन लिखा है इसको क्या बोलते हैं, स्टब्स बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे सोर्स ऑफ डेटा आ जाएगा कि भाई ये डेटा जो है ये IFS एकेडमी के बच्चों का डेटा है, इस तरीके से सोर्स ऑफ डेटा क्या आ जाएगा, स्टूडेंट स्टडिंग इन IFS एकेडमी इन दिस बैच। और हेडिंग क्या जाएगी, हेडिंग इसकी क्या दे सकते हैं हम लोग, ठीक है, मेन वुमेन रेशियो ऑफ लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड मेन वुमेन रेशियो, इस तरीके से आप हेडिंग दे सकते हो। तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि टेबल किस बारे में है। चलिए अगला आता है हमारा थर्ड पॉइंट, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। 3 टाइप के डायग्राम्स होते हैं, BPL, कंपनी भी थी पहले, जिसका फुल फॉर्म क्या था मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर BPL का फुल फॉर्म है बार डायग्राम, पाई चार्ट एंड लाइन डायग्राम, ठीक है ना। बार डायग्राम जो होता है आप लोगों ने देखा होगा कि इसके अंदर बार्स होते हैं, और जो बार्स होते हैं वो एक तरीके के रेक्टेंगल्स होते हैं जो कि वर्टिकल भी हो सकते हैं, जो कि इस डायग्राम में है, इस डायग्राम में है और इस डायग्राम में, और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है जो कि इस डायग्राम में है। अब वर्टिकल बार डायग्राम, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम का यूज़ कब कब किया जाता है, आप तो बोलोगे सर कभी भी कर लो, बट नॉर्मली जो नॉर्मल प्रैक्टिस है उसके अंदर कभी भी नहीं करते। अगर आपका डेटा जो है वो क्वालिटेटिव है या फिर जोग्राफिकल है, जोग्राफिकल, ठीक है ना, क्या है, या तो क्वालिटेटिव या जोग्राफिकल, तो हम हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम का यूज़ करते हैं। हम बार्स जो है, रेक्टेंगल्स जो हैं वो लेटे लेटे बनाते हैं। बट अगर आपका डेटा क्वांटिटेटिव या फिर क्रोनोलॉजिकल है या टाइम सीरीज है तो हम वर्टिकल बार्स बनाते हैं, लंबे लंबे बार्स बनाते हैं, ठीक है जी। तो क्या लिखा है बार डायग्राम के बारे में, पहले तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में क्या लिखा है, एन अट्रैक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इज प्रोवाइडेड बाय चार्ट, डायग्राम्स एंड पिक्चर्स। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हो आप, एक अट्रैक्टिव तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करते हो यूजिंग चार्ट्स, पिक्चर्स एंड डायग्राम्स, चार्ट्स एंड पिक्चर्स। मेरिट क्या है इसके, अनलाइक द फर्स्ट 2 मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एडुकेटेड एंड नॉन एडुकेटेड सेक्शन। अगर आप एक रिक्शा वाले को पकड़ा दो एक पैराग्राफ और बोलो ये डेटा है पढ़ लो भाई उसको, क्या वो पढ़ेगा, नहीं, उसे आता ही नहीं भाई पढ़ना, ABCD पढ़ना। अगर उसे आप टेबल पढ़ा दो उसको उससे भी कुछ समझ नहीं आएगा, बट अगर आप उसे डायग्राम दे करके कुछ दे दोगे तो उसको वो चीज़ समझ आ जाएगी। अब डायग्राम के अंदर भी कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब हो सकता है कि रिक्शे वाले को ABCD ना आती हो और अगर आपने उसको ये पकड़ा दिया, ये हाथ बना है, ठीक है ना, और ये साइकिल है, अच्छा सॉरी मुझे हाथ साइकिल तो बनानी नहीं थी, मुझे यहाँ पे लिखना था, ये लिखा कांग्रेस और ये लिखा मैंने साइकिल किसकी, समाजवादी पार्टी, SP। अब अगर मैंने एक रिक्शे वाले को भी पकड़ा दिया और बोला कि भाई लो जी इलेक्शन का रिजल्ट आ गया और देख लो कौन जीता है, क्या वो बता पाएगा कौन जीता है, क्यों, वो बोलेगा कि भाई तुमने एक चखरा सा दे दिया उसके अंदर तुमने क्या ये लिख दिया, कुछ कुछ लिख दिया, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, मुझे पता ही नहीं ABCD क्या होती है, ठीक है ना, तो मुझे नहीं पता, उसको नहीं पता कि ये BJP लिखा है, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं इसकी जगह, बट उसको ये ज़रूर पता है कि भाई जो BJP पार्टी है इसका सिंबल क्या है, जो आम आदमी पार्टी है, ठीक है ना, इसका सिंबल क्या है, वैसे आम आदमी पार्टी का झाड़ू है ना, ठीक है ना, कांग्रेस का सिंबल क्या है। तो अगर आप यहाँ पर सिंबल्स बना दो तो एक अनएडुकेटेड सेक्शन का इंसान भी समझ जाएगा कि हाँ जी सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो कमल के फूल का यानी BJP का है, यानी BJP जीत गई होगी। तो इसलिए जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है ये एडुकेटेड एंड नॉन एडुकेटेड दोनों सेक्शंस के लिए होता है, बट इसके अलावा जो अदर मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है ये सिर्फ एडुकेटेड सेक्शन के लिए होता है। अगर आप पढ़े लिखे हो तभी आप उस डेटा को एनालाइज करके कुछ समझ सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे। चलिए अच्छा, इसलिए जब भी ये पॉलिटिकल पार्टीज
प्रचार करती है, अपना एडवर्टीजमेंट करती हैं, तो ये नहीं बोलती कि बीजेपी को वोट देना, वो क्या बोलती हैं कि कमल पर अंगूठा लगाना, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई जो एडुकेटेड सेक्शन है वो भी समझ जाएगा, बट जो अनएडुकेटेड है वो भी समझ जाएगा कि भाई कमल पे बटन लगाना है तो ये पार्टी को हम वोट दे रहे हैं। चलिए, बार्स दैट इज रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल विड्थ आर यूजुअली ऑफ वेरिंग लेंथ आर ड्रॉन आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो हम क्या बनाते हैं, बार्स बनाते हैं जिनकी जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, बट जो इनकी चौड़ाई होती है, जो इनकी विड्थ होती है, विड्थ ये सेम रहती है। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो जी, अब जो बार डायग्राम होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं सुनो। एक होता है सिंपल बार डायग्राम, एक होता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, एक होता है मल्टीपल बार डायग्राम और एक होता है हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। तो सिंपल वर्टिकल बार डायग्राम किसके लिए यूज किया जाता है, क्वांटिटेटिव डेटा एंड टाइम सीरीज डेटा, ठीक है ना। और जो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम है ये किसके लिए यूज किया जाता है, क्वालिटेटिव एंड डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, यानी कि ज्योग्राफिकल डेटा, ठीक है जी। ये तो हमें समझ आ गया, बट अब हम समझते हैं कि भाई ये हमें समझ आ गया, हमें समझ आ गया कब कब यूज़ होता है, बट अब हम समझते हैं कि मल्टीपल बार डायग्राम और ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम कब कब यूज़ होते हैं। इसको मल्टीपल बार डायग्राम क्यों बोलते हैं, समझ आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि मल्टीपल बार्स हैं जो एक ऑब्जेक्ट के बारे में, एक आइटम के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्क्वैश, तो स्क्वैश के 3 वर्टिकल बार्स हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से कॉर्न के भी 3 वर्टिकल बार्स हैं, कैरेट्स के भी 3 वर्टिकल बार्स हैं, लेट्यूस के भी 3 वर्टिकल बार्स हैं और टोमेटोज के भी 3 वर्टिकल बार्स हैं। अब क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं समझ लेते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको देखना है कि डे 1 डे 2 डे 3 की कितनी यूनिट फोल्ड हुई हैं स्क्वैश की, तो अब यहाँ पे देख लो, कंपैरिजन कर लो कि भाई डे 1 में स्क्वैश की सेल सबसे कम थी, फिर डे 2 को सबसे ज़्यादा थी और डे 3 को ऑलमोस्ट सेम थी, हल्की सी कम हो गई थी। फिर ज़्यूकिनी जो होती है, ठीक है ना, ज़्यूकिनी इसकी सबसे ज़्यादा पहले दिन की थी, सबसे कम दूसरे दिन की थी और तीसरे दिन की मीडियोकर थी, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप स्क्वैश की तीनों दिन की सेल कंपेयर कर सकते हो। बताओ हाँ या ना, बताओ हाँ या ना। क्या इसमें एक ही कंपैरिजन हो सकता है, नहीं, इसमें दूसरा कंपैरिजन भी हो सकता है। क्या कि भाई स्क्वैश, ज़्यूकिनी, कॉर्न, कैरेट्स, लेट्यूस एंड टोमेटोज में पहले दिन की किसकी कम सेल थी, किसकी ज़्यादा सेल थी, ये भी तो कंपैरिजन हो सकता है। तो जब भी आपको 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपके कंपैरिजन के, तब आप यूज़ करते हो मल्टीपल वर्टिकल बार डायग्राम। अब अगर ये इसकी बात की जाए सब डिवाइडेड बार डायग्राम, सब डिवाइडेड क्यों, आपने एक ही बार को डिवाइड कर दिया अलग अलग पार्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे देखो ईयर लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्शन, ठीक है ना, इन टन्स। तो 2006 में 30 टन का प्रोडक्शन हुआ, बट अगर आपको जानना है कि 30 टन में बाइफर्केशन किसका कितना था, तो वीट का 13 टन्स था, कॉटन का 10 टन्स था और राइस का 7 टन्स था। यानी कि पहले साल 2006 में सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन हुआ, वीट का हुआ और सबसे कम राइस का हुआ। फिर हमने देखा कि भाई 2007 में भी सेम चीज़ थी और 2008 में भी सेम चीज़ थी। सबसे ज़्यादा तीनों साल प्रोडक्शन वीट का था, दूसरे नंबर पे कॉटन का था, सबसे कम राइस का था। बट यहाँ पर एक चीज़ हमें क्या समझ आती है कि तीनों सालों में राइस का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम बढ़ा है, 7 से 8, 8 से 10, बट वीट का प्रोडक्शन 13 से 15, 15 से सीधा 20 हो गया, ठीक है ना। कॉटन का 10 से 12, 12 से 22 हो गया। यानी जो सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हुई है वो कॉटन के प्रोडक्शन में हुई है, ठीक है ना। तो इसमें अलग अलग आप चीज़ें कंपेयर कर सकते हो कि भाई वीट का प्रोडक्शन और वीट का प्रोडक्शन तीनों सालों में कितना कितना इंक्रीज़ हुआ और पहले ही साल में किसका कितना प्रोडक्शन था, वीट का कितना था, कॉटन का कितना था और राइस का कितना था। तो इस पर भी 2 अलग अलग टाइप के कंपेरिजन्स किए जा सकते हैं। तो यही सब यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना, यही सारी चीज़ इसके अंदर लिखी गई है। तो एक बार आप इस चीज़ को पढ़ लेना, कुछ इसके अंदर मुश्किल है नहीं। अगला आता है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम क्या होता है, एक गोल गोल पाई डायग्राम होता है जिसके अंदर आप अलग अलग वेरिएबल्स को एज अ पोर्शन ऑफ पाई चार्ट दिखाते हो। आप किस बेसिस पे दिखाओगे, तो देखो अगर आप देखते हो, अगर मैं इस क्लास में सब बच्चों से पूछूं कि किसका कौन सा फेवरेट फ्रूट है और सबसे ज़्यादा बच्चे बोलते हैं सर हमारा बनाना है, तो बनाना को सबसे ज़्यादा एरिया दोगे इस पाई चार्ट के अंदर। और सबसे कम बच्चे बोलते हैं सर हमारा पीच है, तो पीच को सबसे कम एरिया दोगे। अब किस बेसिस पे ये एरिया दिया जाए, ये भी तो एक सवाल है, किस बेसिस पे दिया जाए। तो इसका एकदम इजी सोल्यूशन है कि सर उसी रेशियो में दे दो जिस रेशियो में आंसर्स मिले आपको।
ठीक है ना। अगर आपने 100 बच्चों से पूछा कि किसका कौन सा फेवरेट फ्रूट है, अगर 30 बच्चों ने बनाना बोला तो इस सर्कल का 30% एरिया बनाना को दे दो। अगर 10 बच्चों ने पीच बोला तो इस सर्कल का 10% एरिया पीच को दे दो। अब अगला क्वेश्चन कि सर कैसे डिटरमाइन करें कि 30% एरिया कितना है। ये भी तो एक मुश्किल सवाल है कि भाई 30% एरिया कितना होगा, कैसे पता लगेगा। ठीक है ना। अच्छा ये तो पता है 25% कितना होता है, तो हम बता देंगे कि सर एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, यहाँ पर 50% एरिया आ गया और 25% एरिया आ गया। अगर 50% एरिया बनाना होता तो एक सीधी लाइन खींच देते बीच में रेडियस को पास करते हुए, तो 50% ये हो गया, 50% ये हो गया। बट अगर हमें 30% दिखाना है यहाँ पर, तो वो कैसे होगा। तो इसका सिंपल सा तरीका उसने बताया, फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला क्या है समझना। पहले मैं क्वेश्चन फॉर्म कर लेता हूँ। लेट से बनाना जो है पाइनएप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स एंड पीच। 100 लोगों से मैंने पूछा या 200 लोगों से मैंने पूछा, 60 लोगों ने बोला उन्हें बनाना पसंद है, 40 लोगों ने बोला कि उनको पाइनएप्पल पसंद है, 26 लोगों ने बोला कि उनको ऑरेंज पसंद है, 54% लोगों ने बोला उनको ग्रेप्स पसंद है, और 20 लोगों ने बोला कि उनको पीच पसंद है। अब मुझे एक बात बताइए, इनका टोटल करते हैं तो 60 + 40 100, 54 + 26 80 + 20 100, यानी 200 लोगों का डेटा आ गया मेरे पास। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे बनाना को इस पाई चार्ट पे शो करना है तो पाई चार्ट को उसका परसेंटेज एरिया डिवाइड नहीं करता, पाई चार्ट को उसका डिग्री ऑफ एंगल डिवाइड करता है। बात समझ आ रही है। यानी अगर आपको उसमें पता चल जाए कि कितना डिग्री 60/200 ले रहा है, तो उस उतने डिग्री का एंगल आप बनाओगे और आपका वो 30% एरिया आ जाएगा। समझने की कोशिश करो। मुझे बताइए बनाना टोटल कितने परसेंटेज बच्चों को पसंद है, तो 60/200 करेंगे। 200 में से 60 बच्चों को पसंद है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 360 से, तो 2 zeros से 2 zeros गए, 3 × 36 कितना होता है 108। तो जब आप ये 108 डिग्री का एंगल बनाओगे तो ये 60/200 × 100 यानी 30% एरिया कॉन्स्टिट्यूट करेगा। फिर इसी तरीके से 40/200 × 360 करोगे तो 2 0 से 2 0 गए, और 36 2 × 2 72 डिग्री, ये 72 डिग्री का एंगल बन जाएगा, एंड सो ऑन। परसेंटेज निकालना है तो क्या करोगे 40/200 × 100, वो भी कर सकते, एक ही बात है, आप सीधे परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या है परसेंटेज, और उसको आपने डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया, वही कर रहे हो आप अल्टीमेटली। ठीक है ना। तो अगर आप 30% को 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1080 आएगा, और 30% कैसे आया, वो आया 60/200 करके 30% मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है ना, एक ही बात है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, पाई डायग्राम को बनाते हो। तो पाई डायग्राम में हमने क्या किया, जो किया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस टाइप ऑफ डायग्राम शोज द कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेरिएट एज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। क्या कर रही है, ये जो आपके अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं, इसको एज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल शो कर रहा है। द एंटायर एरिया ऑफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर। हमने क्या किया, सर्कल के एंटायर एरिया को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। कितने सेक्टर में, जितने कॉम्पोनेंट है, कितने कॉम्पोनेंट है इस केस में 5, रिप्रेजेंटिंग ईच कॉम्पोनेंट ऑफ द वेरिएट। The sector area of each component bears the same proportion to the total area of the circle as does the value of the individual component to the total value of the variate। क्या बोला कि ये जो एक component है ये इस सर्कल का उतना परसेंटेज हिस्सा लेगा जितना इसका जो वेरिएबल है ये टोटल वेरिएबल का होता है। यानी 60/200 का जितना है उतना ही इस सर्कल का बनाना पर्टिकुलर पोर्शन ले लेगा अपने अंदर। ठीक है ना। उसको करना कैसे मैंने आपको बताया, 60/200 × 360 करके। आगे बात समझ आप लोगों को। ठीक है ना, दोबारा समझा रहा हूँ। बेसिकली इसकी जो लैंग्वेज है इसे समझना मुश्किल है, कॉमन सेंस से समझना आसान है इस चीज़ को। लैंग्वेज तो क्या बोल रही है कि भाई जैसे अगर आपको पता लगाना है कि इस सर्कल के अंदर बनाना एक कॉम्पोनेंट है, इसका कितना हिस्सा इस सर्कल का आपको बनाना को देना है, तो ये बोलता है उतना ही दो जितना बनाना लोगों को पसंद है आउट ऑफ 200 लोग। यानी 60 लोगों को, अगर 200 लोगों में से 60 लोगों को बनाना पसंद है तो कितने परसेंटेज लोगों को पसंद है 30%। तो 30% ही सर्कल का एरिया बनाना को दे दो, ये बोल रहा है ये डेफिनेशन की लाइंस। बट इसको करना कैसे है वो मैंने आपको बताया कि 60/200 × 360 करके आपको एक डिग्री मिल जाएगा। डिग्री कितना आ गया 10 डिग्री। इस 10 डिग्री को यहाँ पे ड्रॉ करो और आंसर आ गया। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा इससे, एग्जाम में आपको ये सब नहीं निकालना, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है। पाई डायग्राम बिल्कुल नहीं आएगा बनाने को, 1 नंबर के लिए नहीं आएगा बनाने को। इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का आ जाएगा।
जो समझने में मुश्किल होता है बट करने में आसान होता है। कॉस्ट ऑफ अ शुगर इन अ मंथ अंडर द हेड्स रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन एंड अदर्स वर। अब हमने चीनी बनाई, चीनी में हमने देखा कि अलग अलग उसकी जो कॉस्ट होती है उसके अलग अलग कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है रॉ मटेरियल, एक कंपोनेंट है लेबर, एक कंपोनेंट है डायरेक्ट प्रोडक्शन और एक कंपोनेंट है अदर्स। यानी कि अगर मैं 1 किलो चीनी बनाता हूँ तो उसमें 12 रुपये की तो रॉ मटेरियल लग जाती है, 20 रुपये की लेबर लग जाती है, 35 रुपीज़ की डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट लग जाती है और अदर कॉस्ट जो है वो 23 रुपीज़ की लग जाती है। तो मेरी चीनी आकर के मुझे कितने रुपए की पड़ती है, कितना आ रहा है इनका टोटल? 90। ठीक है जी, 90 आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल्स ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द शुगर। बोल रहे जो कॉस्ट ऑफ शुगर के कंपोनेंट है इसमें से जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है इनके डिफरेंस कितना है इन एंगल्स में बताओ इसका डिफरेंस कितना है एंगल्स में। कैसे बताओगे? एंगल्स में देखो डिग्री में आंसर भी आ रहा है इसलिए एंगल्स को डिग्री में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहले तो बताओ लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कंपोनेंट कौन सा है। हम क्या करेंगे 35/90 इंटू 360 करेंगे और 12/90 इंटू 360 करेंगे तो इन दोनों के सेंट्रल एंगल्स आ जाएंगे। इनका जो डिफरेंस है आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आएगा बताइए? 140 और ये कितना आएगा 48। तो आंसर कितना आ जाएगा 92 डिग्री। ठीक है ना, ऑप्शन आ गया डी। आ गई बात समझ? करके देख लो एक बार। हाँ जी ठीक है, समझ आ गया। अच्छा इसको एक तरीके से और कर सकते हैं आप। कैसे? 35 - 12 कितना आता है? 23/90 इंटू 360। आपका डायरेक्ट आंसर आता है 92 डिग्री। आ गई बात समझ? ऐसे भी कर सकते थे आप लोग। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इजी होते हैं। 1 नंबर के लिए इतना बहुत है, 1 मिनट के अंदर आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। बस दिक्कत ये होती है क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आता कई बार कि करना क्या है। एक बार समझ आ जाए तो हम कर लेंगे, बट पढ़ के समझ नहीं आता करना क्या। तो उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग क्वेश्चंस, आपको अलग अलग लैंग्वेजेस का सामना करना पड़ेगा। आप अलग अलग लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करोगे तो एग्जाम में अगर वो लैंग्वेज पूछी जाएगी तो आप समझ कर पाओगे उस चीज़ को कि हाँ ये हमने किया है क्वेश्चन और इस केस में ये पूछना चाह रहा है। तो हमारा पाई चार्ट भी हो गया। तो BPL हमारा B हो गया बार डायग्राम, P हो गया पाई चार्ट। अब बचा है L लाइन डायग्राम। तो देखो वो जो फॉर्मूला है एंगल निकालने को यहाँ पे लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 360। अगला है लाइन डायग्राम, व्हेन द डेटा वेरी ओवर टाइम। तो देखो लाइन डायग्राम का यूज़ कब करना है? जब डेटा वेरी करे ओवर टाइम, यानी आपके पास टाइम सीरीज डेटा हो तो आप लाइन डायग्राम का यूज़ करते हो। वी टेक रिकोर्स ऑफ लाइन डायग्राम। इन अ सिंपल लाइन डायग्राम वी प्लॉट ईच पेयर ऑफ वैल्यूज t y t representing the time series at the time point t in t y t plane. The plotted points are then joined successively by line segment and the resulting chart is known as line diagram. अब देखो लैंग्वेज पढ़ने से तो कुछ समझ आ नहीं रहा भाई क्या लिखा है, बट इसको अगर मैं सरल भाषा में समझाऊँ तो अगर आपके पास टाइम सीरीज डेटा होगा तो बताओ कैसा होगा। कोशिश करो समझने की। आपके पास 2015 की लेट से पासिंग परसेंटेज गिवन है फाउंडेशन की, 2016 की गिवन है, 2017 की गिवन है, 2018 की गिवन है, 2019 की गिवन है। ठीक है ना, ये आपको अलग अलग पासिंग परसेंटेज लेट से गिवन है 5 सालों की। क्या मैं इसको टाइम सीरीज डेटा बोल सकता हूँ? बिल्कुल। अब आपको इस डेटा को अगर प्लॉट करना है तो आप खुद मुझे बताएंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मैं क्या कह लूँ। और यहाँ पर पासिंग परसेंटेज, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा 2015, 2016, 2017, 2018, 2019। यहाँ पे परसेंटेज आ जाएंगी 5, 10, 15, 20, 25। तो मैं यहाँ पे अकॉर्डिंगली प्लॉट कर दूंगा। ठीक है ना, जैसे भी प्लॉटिंग होगी इसकी।
ठीक है ना, और इन लाइंस को जोड़ दूंगा और मेरा क्या बन गया, लाइन डायग्राम बन गया। आई बात समझ आप लोगों को? तो एग्जैक्टली ये जो मैंने प्रोसेस करा है यही प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन है, बस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज के अंदर। बोल वो यही रहा है कि टाइम को टी वाई टी प्लेन पर करो, इसको उस प्लेन पे करो। ये प्लेन जो है, प्लेन मतलब हो गया एक्सिस, एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है ना, और इनको प्लॉट करने के बाद इनको जोड़ दो तो आपका लाइन डायग्राम बन जाएगा। फिर अगला है लॉगरिथमिक एंड रेशियो चार्ट्स। अब मान के चलो एक कंपनी है जिसकी अलग अलग साल की मेरे पास सेल्स अवेलेबल हैं। तो कंपनी 2017 में शुरू हुई, क्योंकि एकदम न्यू कंपनी थी, तो इसकी जो सेल्स थी वो थी लेट से 10 करोड़। फिर 2018 में इनकी थोड़ी सी ग्रोथ हुई और सेल्स हो गई 20 करोड़। फिर इन्होंने बोला कि भाई इससे तो काम चलेगा नहीं, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, सेल्स बहुत कम है, कुछ मेजर पॉलिसी चेंजेस करें इन लोगों ने। और जैसे ही इन लोगों ने पॉलिसी चेंजेस करे, इनकी सेल एकदम से स्काई रॉकेट हो गई। ठीक है ना, समझने की कोशिश करना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, अगर मैं इस डेटा को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती है वो समझो, तब आपको समझ आएगा कि रेशियो चार्ट का यूज़ कब किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करना चाहूँ तो इस एक्सिस पर क्या आएगा बताइए? टाइम 2017, 18, 19, 20, 21, 22। अब मुझे एक बात बताइए, जब मैं y एक्सिस पर लिखूंगा सेल्स तो कैसे लिखूं? बताइए कैसे लिखूं? बताओ जी। 10, 20, 30, 40, 50 करके लिखूं? अगर ऐसे लिखूंगा तो 70,000 तक पहुंचने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये लाइन पता नहीं कितनी ऊंची बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, तो ठीक लग तो रहा है मुझे देखने में, बट दिक्कत यह है कि मैं 10 करोड़ को कहाँ शो करूँगा? लोगों को तो लगेगा ज़ीरो थी वही सेल। अगर मैं यहाँ पर 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 करता हूँ, ये अगर 10,000 है तो 10 करोड़ कहाँ पे आएगा? वो तो ज़ीरो लगेगा बिल्कुल देखने में। तो होगा क्या, दिक्कत हो जाएगी चार्ट को समझने में लोगों को। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ रहे हो? तो जब देयर इज़ अ वाइड फ्लक्चुएशन इन वेरिएबल, तो नॉर्मल लाइन चार्ट बनाना मुश्किल हो जाता है। और उसकी मुश्किल ये है जो मैंने आपको समझा है यहाँ पर, कि वहाँ पे गैप कौन सा लिया जाए। अगर 10-10 का गैप लोगे तो 10, 20, 30, तो आप 10 को तो शो कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट 70,000 कहाँ जा करके शो रहा होगा? ठीक है ना, आपको 15-20 पेज जोड़ने पड़ेंगे तब जा करके 70,000 आप वहाँ पर मार्क कर पाओगे। तो ये चीज़ दिक्कत है। तो क्या बोला गया कि यूज़ रेशियो चार्ट या फिर लॉगरिथम चार्ट इंस्टेड ऑफ नॉर्मल चार्ट। अब हमें एक चीज़ अच्छे से पता है कि भाई log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। log 100 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताओ? 2। log 1000 की वैल्यू क्या होती है? जितने ज़ीरो उतनी वैल्यू, ठीक है ना। log 10,000 की वैल्यू क्या होगी? 4। और log 1 लाख की वैल्यू कितनी होगी? 5। अब यहाँ पर अगर मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग अमाउंट इन रुपीज़, मैं यहाँ पे log लिख दूँ, log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, और अब मैं इसको मार्क करूँ तो आसान नहीं है काम, बताओ है ना। अब अगर मुझे log 10 निकालना है तो कितना होगा? 1। मुझे log 20 निकालना है तो कितना होगा? 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, 1 पॉइंट समथिंग। मैं हल्का सा उसको ऊपर ले जाऊँगा, हल्का सा ऊपर। फिर log 1000 कितना होगा? 3, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। log 20,000 कितना होगा? 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, 4 से थोड़ा ऊपर 4 पॉइंट समथिंग। और log 70,000 भी कितना होगा? 4 पॉइंट समथिंग, 5 से तो कम ही रहेगा, क्योंकि 1 लाख log 1 लाख 5 होता है, ठीक है ना। तो log 70,000 तो 5 से कम ही रहेगा। अब अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करता हूँ तो ये चार्ट कम एरिया में बन गया और मुझे सही सही इन्फॉर्मेशन भी दे पा रहा है। अगर जिस इंसान, बट पढ़ना आना चाहिए, एक एडुकेटेड सेक्टर के लिए है। अगर आपको पता ही नहीं कि log 1, log 2, log 3 का क्या इंटरप्रिटेशन है, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि कंपनी की सेल कितनी कितनी बड़ी है। आ रही है आप लोगों को बात समझ? बट अगर आप एक एडुकेटेड सेक्शन को बिलोंग करते हो तो आपको पता है log 1 यानी कि ये जो सेल है ये 10
करोड़ के आसपास रही होगी, 10-20 करोड़ के आसपास रही होगी। फिर और अगर यहाँ पे log 5 आपको दिख रहा है, कहीं log 5 भी आ रहा है, तो आपको क्या पता चल गया कि भाई सेल 1 लाख करोड़ के आसपास रही होगी। तो कंपनी की जो ग्रोथ हुई है वो बहुत एक्सपोनेंशियल हुई है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है ना, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। When the time series exhibit a wide fluctuation, we may think of logarithmic or ratio chart where log yt and not yt is plotted against time. टाइम के अगेंस्ट आप yt प्लॉट नहीं करते, log yt प्लॉट करते हो। वहाँ पे yt क्या है? सेल्स। तो हमने सेल्स प्लॉट ना करके log ऑफ सेल्स प्लॉट किया है अगेंस्ट t, अगेंस्ट टाइम। आ गई बात समझ आप लोगों को? इजी। चलिए, और अगला और आखिरी लाइन चार्ट है आपका मल्टीपल एक्सिस एंड मल्टीपल लाइन एंड मल्टीपल एक्सिस चार्ट। अब सुनो, अगर आपके पास टाइम है अलग अलग साल का और आपके पास एक वेरिएबल है, लेट से रेनफॉल। क्या वेरिएबल है? रेनफॉल। तो अब किस साल कितनी रेनफॉल हुई? mm में होगा, mm, ठीक है ना, 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, और यहाँ पे ईयर होगा 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 एंड सो ऑन। तो अगर 2018 में 15 mm बारिश हुई थी तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, 2019 में 20 mm हुई थी, यहाँ पे मार्क कर दिया एंड सो ऑन। ठीक है ना, और फिर इसको मैं जोड़ दूंगा ऐसे और मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट रेनफॉल। बात समझ आ गई आप लोगों को? अगर एक वेरिएबल है क्या रेनफॉल mm, तो मेरा काम हो गया। बट व्हाट इफ मुझे एक ही चार्ट का यूज़ करके 2 वेरिएबल्स को शो करना है? मुझे ये भी बताना है कि हर साल कितनी बारिश है और मुझे ये भी बताना है कि बारिश की वजह से प्रोडक्शन ऑफ व्हीट पे कितना फर्क पड़ा। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। अब ये जो वेरिएबल है किस में होगा? टन में होगा। अब क्या मैं टन का वेरिएबल इसके अगेंस्ट मार्क कर सकता हूँ? नहीं, ये तो mm में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका एक अलग वो बनाना पड़ेगा, एक्सेस। 1000 टन, 2000 टन, 3000 टन, 4000 टन, 5000 टन, 6000 टन एंड सो ऑन। अब मैं क्या करूँगा? प्रोडक्शन ऑफ व्हीट को अकॉर्डिंग टू टन मार्क करूँगा। यहाँ पे कर दिया, एक 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 यहाँ पे कर दिया, इस तरीके से। अब मुझे क्या पता चल रहा है कि भाई एक ही लाइन चार्ट है, बट इससे मैं 2 इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ। एक हर साल कितनी कितनी बारिश हुई और उसके करस्पॉन्डिंग कितना कितना प्रोडक्शन ऑफ व्हीट हुआ। और मुझे एक ट्रेंड दिख रहा है कि कम बारिश कम प्रोडक्शन, ज़्यादा बारिश ज़्यादा प्रोडक्शन। दिख रहा है आपको ये ट्रेंड यहाँ पर? तो ये कंपैरिजन भी हो सकता है यहाँ पर। तो अगर आपके पास 2 अलग अलग वेरिएबल्स और दोनों का यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट है तो हम कौन सा चार्ट यूज़ करते हैं? मल्टीपल, याद है, मल्टीपल एक्सिस चार्ट। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एक्सिस चार्ट। तो मल्टीपल एक्सिस चार्ट का कब यूज होता है जल्दी से बताओ? जब देयर आर 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैविंग डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बट अगर मेरे पास 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम है, ठीक है जी, उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम है। यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया टाइम, यहाँ पे मैंने डिमांड प्लॉट कर दी इन ₹1000 और यहाँ पे सप्लाई भी प्लॉट कर दी इन ₹1000। डिमांड को मैं ग्रीन में दिखा रहा हूँ, सप्लाई को मैं रेड में दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, इस तरीके से लेट्स मैं उसको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से तो एक डिमांड चार्ट बन गया और एक सप्लाई चार्ट बन गया। आ रही है आपको बात समझ? अब यहाँ पर क्या मुझे बताओ, ये जो वाई एक्सिस था ये एक ही से काम चल गया, 2 बनाने पड़े अलग अलग? एक ही से काम चल गया क्योंकि ये मुझे दोनों ही यूनिट्स जो हैं वो रुपीज़ में है, रुपीज़ इन 1000 में है। ये भी रुपीज़ इन 1000 में दी हुई है, डिमांड भी और सप्लाई भी। ठीक है जी, बात समझ आ रही है आप लोगों को? अब क्योंकि दोनों रुपीज़ इन 1000 में है तो मेरा एक ही लाइन बनाऊंगा रुपीज़ इन 1000 की, इस पर मैं दोनों प्लॉट कर दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? मल्टीपल लाइन चार्ट। तो मल्टीपल एक्सिस और मल्टीपल लाइन चार्ट में क्या फ़र्क है, समझ आया आप लोगों को? मल्टीपल एक्सिस चार्ट में और मल्टीपल लाइन चार्ट में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में ही 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, और डिफरेंस क्या है कि उन दोनों वेरिएबल्स का अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम है तो मल्टीपल लाइन चार्ट बनाते हैं, दोनों ही वेरिएबल्स का यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट है तो मल्टीपल एक्सिस चार्ट बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है ना,
तो अब हम क्या करने वाले हैं, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है जी। बट अभी हम इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि हमसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का बताइए। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होता है। स्टैटिस्टिक्स हर जगह यूज होती है, हर जगह। स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विथ, बताइए। वेरी गुड। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही इंफॉर्मेशन से डील करती है, बट क्वालिटेटिव से कब करती है, टू द एक्सटेंट इट कैन बी क्वांटिफाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तुम लोगों ने मार्क कर रखे हैं पहले से। When the data are classified in respect of successive time point, they are known as टाइम सीरीज डेटा, जिसको हम क्रोनोलॉजिकल डेटा भी बोलते हैं। वेरी गुड। एन एट्रीब्यूट इज, एट्रीब्यूट क्या होता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। क्या होता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। फिर नेशनैलिटी ऑफ अ स्टूडेंट क्या है, बताइए। एक क्वालिटी है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना। किस में अगर नेशनैलिटी लिखनी है तो नंबर्स में लिखूंगा या अल्फ़ाबेट्स में, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करूंगा, वर्ड्स का यूज़ करूंगा, तो वो क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। अगर नंबर का यूज़ करते तो क्या होता है, वेरिएट हो जाता। कलर ऑफ अ फ्लावर इज एन एग्जांपल ऑफ एट्रीब्यूट। क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज वेरिएट, वेरिएबल, ठीक है ना। वेरिएबल, एट्रीब्यूट और वेरिएबल अलग अलग होता है। क्वांटिटेटिव यानी नंबर्स, नंबर्स यानी कि वेरिएबल। क्वालिटेटिव यानी कि एट्रीब्यूट, और वर्ड्स, वर्ड्स यानी कि एट्रीब्यूट। एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज, अच्छा एनुअल इनकम अगर आप किसी से भी किसी का पैकेज पूछते हो तो कैसे बताता है आपको। 6 लाख का पैकेज है, 6.5 लाख का पैकेज है, 6,50,000, 6,75,000, 6,20,250 का पैकेज है। बट क्या वो कभी ऐसा बोलता है कि मेरा पैकेज 6,50,342 रुपये और 25 पैसे का है। पैकेजेस हमेशा राउंड फिगर्स में होते हैं, पहली बात, ठीक है ना, राउंड फिगर्स में ही होते हैं, वो कभी भी डेसिमल्स में नहीं होते। आप किसी का भी पैकेज कभी डेसिमल्स में नहीं देखोगे। आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आती है वो भी कभी डेसिमल्स में नहीं आती हुई आपको दिखेगी। तो वो क्या हुआ, ये डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। लगता है ऐसा है कि इनकम तो सर डेसिमल में हो सकती है, बट प्रैक्टिकली सोचो कि किसी की इनकम डेसिमल में देखिए आपने, एनुअल इनकम नहीं, हमेशा मंथली भी देखो, एनुअल भी देखो। आप किसी को भी नहीं बोलोगे कि उसकी सैलरी बैंक अकाउंट में डेसिमल्स में आ रही हो, यानी कोई फिगर उसके आगे कोई डेसिमल हो, डेसिमल के आगे कोई नंबर हो। मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इज एन एग्जांपल ऑफ, मैंने आपको बोला कि देखो वैसे तो मार्क्स कॉन्टिन्यूस होते हैं, बट ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट, सी इंस्टीट्यूट पूछ रहा है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है। और सी इंस्टीट्यूट हमेशा मार्क्स इंटीजर फॉर्म में देता है, नॉन इंटीजर फॉर्म में नहीं देता, डेसिमल फ्रैक्शंस में कभी नहीं देता। तो क्या हो गया, डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ अ ब्लू चिप कंपनी, कॉन्टिन्यूस। क्यों, जब हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड करते हैं, डिविडेंड कैन बी इन डेसिमल, ठीक है ना। कुछ कंपनीज ₹1.50 का डिविडेंड पर शेयर देती है, कुछ कंपनी 50 पैसे पर शेयर देती हैं, इस तरीके से। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर इज एन एग्जांपल ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स का, शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट डेसिमल में हो सकते हैं नहीं, वो हमेशा एक इंटीजर नंबर होगा। अगला, द डेटा कलेक्टेड ऑन द हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट विथ अ मेजरिंग टेप, बताओ कौन सा डेटा है ये। देखो अगर हम बात करें तो ये मेथड कौन सा है, ऑब्जर्वेशन मेथड, और एक किसके अंदर फॉल करता है, प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राइमरी। मेथड दैट आर एम्प्लॉयड फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, इंटरव्यू हाँ, क्वेश्चनर हाँ, ऑब्जर्वेशन हाँ, ऑल ऑफ दीज। द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा इज क्विकेस्ट पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है ना। द बेस्ट मेथड ऑफ डेटा टू कलेक्ट डेटा इन केस ऑफ ए नेचुरल कैलामिटी इज पर्सनल इंटरव्यू। इन केस ऑफ रेल एक्सीडेंट, इनडायरेक्ट इंटरव्यू। उनके एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है जो हमने पढ़े हैं। विच मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कवर्स द वाइडेस्ट एरिया, ना, मेल्ड क्वेश्चनर। टेलीफोन आप एक दिन में कितने लोगों को कर सकते हो और मेल कितने लोगों को कर सकते हो, खुद बताओ। द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेज इज लाइकली टू बी मैक्सिमम इन डैश मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। सबसे ज़्यादा नॉन रिस्पॉन्सेज किसमें होते हैं, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड में होते हैं। फिर सम इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन आर सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, ठीक है ना। इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्सेज, बिल्कुल सही। इंटरनेशनल एंड प्राइमरी सोर्सेज, देखो प्राइमरी सोर्सेज तो कुछ होता नहीं है, गवर्नमेंट सोर्सेज, इंटरनेशनल सोर्सेज होता है। प्राइवेट एंड प्राइमरी सोर्सेज अगेन कुछ नहीं है। गवर्नमेंट सोर्सेज
होता है। तो ए और डी में कौन सा ज़्यादा सही है? ए, ठीक है ना। आपको सेकेंडरी डेटा का पूछा गया और इसके अंदर प्राइमरी सोर्सेज डाल रहे हैं लोग, तो ये तो गलत हो गया ना। डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट आर, बताइए जी, सेकेंडरी, क्योंकि वो ऑलरेडी कोई ना कोई उसको डेटा को यूज़ कर चुका होगा। द डेटा आर नोन टू बी डैश इफ द डेटा एज बीइंग ऑलरेडी कलेक्टेड इज यूज्ड बाय अ डिफरेंट पर्सन और एजेंसी, सेकेंडरी। द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आर, बताइए। देखो इंटरनल एक्सटर्नल तो कुछ होता ही नहीं है, तो हमें पता है कि ए ही सही होगा, ठीक है ना। हमें पता है 4 ही होते हैं भाई, टेक्सचुअल, टेबुलर, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल। अब इसके अंदर टेक्सचुअल, टेबुलर और डायग्रामेटिक आ रहा है, बी सी डी के अंदर एक इंटरनल एक्सटर्नल आ रहे हैं जो कि होते ही नहीं है, तो कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ। दिस मेथड प्रेजेंट्स डेटा विद द हेल्प ऑफ अ पैराग्राफ और अ नंबर ऑफ पैराग्राफ, क्या है? टेक्सचुअल। द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज, देखो हम बेस्ट की बात करेंगे, बेस्ट, तो बेस्ट का क्या मतलब होता है, ये आपका इंटरप्रिटेशन है। एक तो होता है बेस्ट सर जो देखने में सबसे अच्छा लगे, और एक होता है बेस्ट जो सर सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे। तो हम लोगों को बेस्ट, हम लोगों को क्या लगता है कि सर जो देखने में अच्छा लगे, बट यहाँ पर बेस्ट का मतलब वो नहीं है, यहाँ पे बेस्ट का मतलब जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे। मैंने आपको बोला कि टैबुलर और टेक्सचुअल एक जितनी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, किसी में भी इन्फॉर्मेशन लूज नहीं होती, बट टैबुलर देखने में ज़्यादा अपीलिंग होता है, इसलिए टैबुलर हमेशा टेक्सचुअल से ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है ना, बताया था मैंने। द मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन इज, अगेन क्या होगा इसका आंसर? मोस्ट एक्यूरेट पूछा गया है। इन जनरल द नंबर ऑफ टाइप ऑफ टेबुलेशन है। देखो टेबल 2 टाइप की होती हैं, हमने टेबल को थोड़ा स्किप कर दिया, वहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, 2 टाइप की टेबल्स होती हैं, उसी के पैराग्राफ में लिखा हुआ है, देख लेना, ठीक है ना। 2 टाइप की टेबल्स होती हैं, कहाँ लिखा है मैं दिखाऊँ? ये रहा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेबल, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। फॉर टेबुलेशन कैप्शन इज, बताओ जी कैप्शन क्या होता है, जल्दी जल्दी फटाफट। कैप्शन क्या होता है? द अपर पार्ट ऑफ द टेबल, द लोअर पार्ट ऑफ द टेबल, द मेन पार्ट ऑफ द टेबल, द अपर पार्ट ऑफ द टेबल दैट डिस्क्राइब्स द कॉलम्स एंड सब कॉलम्स, डी, ठीक है ना। ए भी सही है बट डी ज़्यादा सही है। द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल इज नोन एज, एंटायर अपर पार्ट, एंटायर अपर पार्ट, देखो अपर पार्ट ऑफ द टेबल कैप्शन होता है, बट एंटायर अपर पार्ट यानी कि उसके अंदर कैप्शन भी आ गया, टाइटल भी आ गया, डेट भी आ गया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी आ गया, वो बॉक्स सेट होता है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन टैबुलेशन इज शोन इन बॉक्स सेट, बॉक्स सेट के अंदर ही तो आती है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना, उसका पार्ट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट बॉक्स सेट का ही पार्ट होता है। स्टब ऑफ द टेबल इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग कॉलम्स, राइट पार्ट ऑफ द टेबल, राइट पार्ट ऑफ द टेबल तो हो ही नहीं सकता, तो ए या डी में से एक सही है। देखो स्टब्स लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल होते हैं, क्या डिस्क्राइब करते हैं, कॉलम्स को या रोज को? रोज को, तो डी हमारा सही हो जाएगा। इन टैबुलेशन सोर्स ऑफ डेटा इफ एनी इज शोन इन द, सोर्स ऑफ डेटा कहाँ आता है बताइए? फुट नोट में आता है, बताया था मैंने, क्वेश्चन आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू फॉर टैबुलेशन, आपको अनट्रू बताना है, कौन सी चीज़ गलत है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा रिक्वायर्स टैबुलेशन, है तो सही बोल रहा है। इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड नॉट कॉलम्स, ये गलत बोल रहा है। और हमने क्या पढ़ा था? इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड कॉलम्स, तो ये अनट्रू हो गया, तो बी ऑप्शन सही हो गया, इट इज़ अनट्रू। द मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड, अब देखो मोस्ट अट्रैक्टिव की बात की जाए तो क्या होगा? डायग्रामेटिक, ठीक है ना। बेस्ट कौन सा है? टैबुलेशन, बट मोस्ट अट्रैक्टिव कौन सा है? डायग्रामेटिक। 37 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज डन बाय, इंट्रोडक्टरी पैरा में लिखा था, इट इज डन बाय चार्ट्स, पिक्चर्स एंड डायग्राम्स। हिडन ट्रेंड इफ एनी इन डेटा कैन बी नोटिस्ड इन, अगर आपको हिडन ट्रेंड देखना है हमेशा आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को यूज करोगे। हिडन ट्रेंड सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से ही पता चल सकता है। हिडन ट्रेंड होता क्या है, ठीक है ना, कोई भी लेट से कंपनी की किसी प्रोसेस में कोई कमी थी, उस कमी की वजह से कंपनी का सेल्स कम हो रही थी। अब आपको अगर ये हिडन ट्रेंड ढूंढना है तो आप कंपनी के अलग अलग चार्ट्स उठा लो, उन चार्ट्स को कंपेयर करो और देखो कि भाई किस चार्ट में ये चीज़ फ्लक्चुएट हो रही है, और उस चीज़ को आप पकड़ करके निकाल सकते हो कि इसका रूट कॉज क्या है, ठीक है ना। यानी कि आपको अगर डायग्राम्स अवेलेबल हैं अलग अलग तो उसमें आप एक हिडन ट्रेंड ढूंढ सकते हो, बट पैराग्राफ्स को पढ़ पढ़ के आपको हिडन ट्रेंड कभी समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हिडन ट्रेंड अगर आपको ढूंढना है तो हमेशा आप डायग्राम्स का यूज़ करो। द ऑडिट टेस्ट स्टैटिस्टिकल मेथड, इन ऑडिट टेस्ट स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर नॉट यूज, जब हम ऑडिट करते हैं तो हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ नहीं करते, आंसर इज फॉल्स। मैंने आपको बताया स्टैटिस्टिक्स का यूज़ हर जगह होता है।
ऑडिट होता क्या है? ऑडिट होता क्या है? एक सीए जाता है किसी कंपनी के अकाउंट्स को चेक करता है कि भाई कंपनी ने ठीक तरीके से बनाया कि नहीं बनाया। अब एक कंपनी, एग्जांपल बैंक, एक साल में करोड़ों अरबों ट्रांजैक्शंस करती है। क्या एक सीए हर एक ट्रांजैक्शन को चेक कर सकता है? सही है कि गलत है? खुद सोचो। नहीं। वो क्या करेगा? वो रैंडम बेसिस पर कुछ डेटा पिक करेगा और उसको चेक करेगा। अगर उसे उसमें कमी दिखती है तो फर्दर वो और डिटेल में चेक करेगा। बट अगर उसको उसमें कुछ कमी नहीं दिखती तो बोलेगा कि डिपार्टमेंट, ये एरिया ठीक लग रहा है मुझे, आगे बढ़ते कोई और डिपार्टमेंट चेक करते हैं। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो हम ये भी क्या कर रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है ना। ये भी एक स्टैटिस्टिक्स का यूज़ है, और भी बहुत जगह स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है ऑडिट के केस में भी। द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स आर शोन इन पिक्चोग्राम, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, लाइन डायग्राम। देखो पिक्चरोग्राम हो गया आपका पाई चार्ट एक तरीके से, बार डायग्राम क्या हो गया आपका, ठीक है ना, लाइन डायग्राम क्या हो गया आपका, और हिस्टोग्राम क्या हो गया आपका। टू वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो दो वेरिएबल्स का मतलब क्या है? अगर आपके पास एक कॉलम है x जिसके अंदर मार्क्स लिखा है और एक कॉलम है f जिसके अंदर कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं वो लिखा है, तो उसको आप एक वेरिएबल बोलोगे, दो वेरिएबल बोलोगे? बताओ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये मैंने डेटा लिखा है, मैंने आप लोगों को टेस्ट लिया, ठीक है ना। मैंने देखा कि भाई 10 नंबर 5 बच्चों के आए हैं, 12 नंबर 10 बच्चों के आए हैं, 14 नंबर 15 बच्चों के आए हैं, 18 नंबर 8 बच्चों के आए हैं, 20 नंबर 5 बच्चों के आए हैं। मुझे बताइए यहाँ पर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो एक है या दो? एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर? यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। मार्क्स इज अ वेरिएबल, ये तो फ्रीक्वेंसी है। आप इस डेटा को ऐसे भी तो लिख सकते थे। तो क्या दो वेरिएबल दिखता है आपको? हाँ जी, नहीं, एक ही वेरिएबल है। तो अगर आप ध्यान से समझना, अगर आप बनाते हो लेट से लाइन डायग्राम, तो लाइन डायग्राम में जो दो वेरिएबल्स होते, ये जो दो एक्सिस होते हैं, इन पे क्या क्या आता है? यहाँ पे आता है टाइम और यहाँ पे आता है कोई भी डेटा, जैसे कि पासिंग परसेंटेज ऑफ लास्ट 10 अटेम्प्ट्स है, तो यहाँ पे पिछले 10 साल आ जाएंगे, यहाँ पे उसका डेटा आ जाएगा। तो ये दो वेरिएबल्स हैं, सिंगल वेरिएबल हुआ, सिंगल वेरिएबल। पासिंग परसेंटेज तो एक वेरिएबल है, दूसरा तो टाइम है, टाइम को वेरिएबल थोड़ी ना बोलेंगे हम लोग। बात समझ आ गई ना? तो क्या लाइन डायग्राम यूज़ कर सकते हैं दो वेरिएबल्स के लिए? आंसर इज नो। लाइन डायग्राम एक ही वेरिएबल के लिए यूज़ होता है, क्योंकि लाइन डायग्राम हम कब बनाते हैं? जब डेटा ओवर टाइम गिवन हो। तो एक तो हो गया टाइम और उसके करस्पॉन्डिंग हो गया डेटा, तो एक ही वेरिएबल से डील करता है लाइन डायग्राम। फिर फिर बताइए हिस्टोग्राम की बात करिए। हिस्टोग्राम क्या बनता है? यहाँ पे आता है आपका वेरिएबल, यहाँ पे आती है आपकी फ्रीक्वेंसी। अगर वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी को दो वेरिएबल्स नहीं माना जाता, जो भी आपने मुझे बताया यहाँ पर, तो हिस्टोग्राम भी दो वेरिएबल्स के लिए नहीं बनाया जा सकता। आ रही है बात समझ आप लोगों को? तो क्या बनता है दो वेरिएबल्स के लिए? बताइए जी। बार डायग्राम। ज़रूरी नहीं है। हाँ, अच्छा, हाँ, मेरा ठीक से बताना था मुझे। हाँ हाँ, मैंने अभी सही नहीं बताया, मुझे याद आया। हाँ, ये जब हम बनाते हैं बार डायग्राम, तो इसमें दो वेरिएबल, दो चीज़ें क्या होती है करस्पॉन्डिंग। यहाँ पर आता है आपका जैसे कैरेट्स आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? प्रोडक्शन, कुछ भी आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल है, देखा जाए तो दो वेरिएबल्स नहीं है। कैरेट और उनका प्रोडक्शन तो अलग अलग वेरिएबल नहीं है, एक ही वेरिएबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप यूज़ नहीं कर सकते किसका? दो वेरिएबल्स का। दो वेरिएबल्स को यूज़ बट यहाँ पर हो सकता है जब हम मल्टीपल एक्सिस चार्ट या मल्टीपल लाइन चार्ट बनाते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल आ जाता है, यहाँ पे एक वेरिएबल आता है, याद है आपको? रेनफॉल इन mm और प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हो गए। तो अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं? लाइन डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लाइन डायग्राम दो वेरिएबल से भी डील करता है, बट बाकी दो वेरिएबल से डील नहीं करते हैं। अच्छा, पिक्चरोग्राम क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने को आपको लिखा हुआ है। पिक्चरोग्राम कुछ था क्या? कुछ भी नहीं था, हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी। पिक्चरोग्राम क्या है? एक कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखा हुआ है।
द चार्ट दैट यूजेस लॉगरिथम ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज रेशियो चार्ट। लाइन चार्ट के अंदर ही रेशियो चार्ट एंड लॉगरिथमिक चार्ट्स होते हैं ना, तो रेशियो चार्ट। मल्टीपल लाइन चार्ट इज अप्लाइड फॉर, बताओ मल्टीपल लाइन चार्ट कब अप्लाई करते हैं हम लोग? टू और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज व्हेन द वेरिएबल्स एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट। दो वेरिएबल्स हों या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हों और सेम यूनिट में जब एक्सप्रेस किए जाए तब मल्टीपल लाइन चार्ट का यूज़ करते हैं। अगर मल्टीपल एक्सेस चार्ट लिखा होता है यहाँ पर तो सी ऑप्शन सही होता। ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर, बताइए जी। क्वालिटेटिव एंड जोग्राफिकल या फिर डेटा वेरिंग ओवर स्पेस। तो देखो क्वालिटेटिव ये लिखा है, डेटा वेरिंग ओवर स्पेस ये लिखा है, तो ए एंड सी सही हो जाएगा। तो आप किस ऑप्शन को टिक करके आओगे? डी ऑप्शन को, बोथ ए एंड सी। ठीक है जी, इस तरीके से। तो ये आपको क्वेश्चंस बाकी खुद करने हैं, ठीक है ना, ट्राई करना, हो जाएंगे। सारे नहीं हो पाएंगे क्योंकि अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा नहीं है, बट जितना पढ़ लिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई करना, थोड़ा सोचना समझना और फिर करना। सोल्यूशन जिनके आपको पहले से ही पता है, आपको एक सोल्यूशन पीडीएफ दे रखी है मैंने, उसमें से क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग।